गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से सभी के सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे और मुझे कंफर्म कर देंगे। इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन बेटा? इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से कंफर्म कर देंगे जरा मुझे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देवेंद्र, मोहम्मद रजा, मृत्युंजय, जय भारद्वाज, देवेशी, अलिया सागर, पुरंजी, पूजा जिंदल, हीरा लाल, मधु मंडल, तौसीफ राजा, दीपांशु, कमलेश, नितिन यादव, सुशील, जया, पूजा, तपन, हार्दिक, संग्राम, ब्रिजेश, मायरा, पूजा जिंदल, सिंपल सैनी, राहुल, ईशा, बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। चलो जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आज की सुबह की क्लास में ऑफ सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। एंड मैं हमेशा की तरह यही उम्मीद करूंगा आप सभी कैसे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं बताया तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो सभी बच्चों का स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है। एंड आप बच्चों के साथ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसे हम अपने पास आज पूर्ण विराम लगा देंगे। बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि समय लगेगा हमारे को जो है टॉपिक को कंप्लीट करने में। कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो हम अपने पास सीख लेंगे ताकि एटलीस्ट जो आपके पास में क्वेश्चन चाहे कुछ जगहों पे नहीं बने हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हम अपने पास में रिवाइज कर डालेंगे और साथ के साथ में जो है कुछ थ्रेटिकल बातें हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास करने को बचा है वो भी हम कर लेंगे। तो ओवरऑल में हम अपने पास इस चैप्टर को अपने पास आज वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है जी। आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने अपने पास में जो मैंने कल होमवर्क दिया था वो होमवर्क आप लोगों ने अपने एंड पे किया होगा। वो होमवर्क आप लोगों ने अपने एंड पे किया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। वन बाय वन चीज़ें करते चलेंगे, वन बाय वन करके चीज़ें हम करते चलेंगे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई परेशानी दिक्कत ना हो। तो चलिए, क्या सभी बच्चे तैयार हैं? यस सर, हम सभी बच्चे तैयार हैं। तो अभी ज़रा ध्यान से मेरी बात को ज़रा सुनते जाइएगा, ध्यान से मेरी बात को ज़रा सुनते जाइएगा। कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग दिख नहीं रही है, ओके। तो बेटा वो मैं टीम से बोल दूंगा कि कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिख रही है, या उसके क्लास नोट्स जो है, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से ये मानूंगा कि आप लोगों ने होमवर्क के क्वेश्चंस की है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बेटा ये बात स्पेशली बोली थी। या तो ना बोली होती तो बात अलग थी। अब आप लोगों से मेरे को यही अपेक्षा थी कि आप होमवर्क के क्वेश्चंस करेंगे, और मैंने कल स्पेशली बोला था आप लोगों को कि प्लीज़ समय आप लोगों ने निकालना है, समय आप लोगों ने निकालना है होमवर्क के क्वेश्चंस करने के लिए। अब आप लोगों ने नहीं निकाला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने आप लोगों को स्पेशली बोला था। ध्यान से सुनते जाएंगे। मैं अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स एक बार कवर कर दूंगा, जिसने नहीं भी किया होगा वो प्लीज़ सुन लेना, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कोई फिर और लेक्चर हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसी में मैं आपके डाउट डिस्कस कर लूँगा। ठीक है ना, तो ध्यान से सुन लेना आप बातें जो है। तो बेटा, आप लोगों के पास जो हमने कल का टॉपिक किया था, वो टॉपिक हम लोगों ने किया था प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड पीएनएल। अब कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है? सर, कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने के लिए सबसे पहले आ, जो है शेड्यूल नंबर 3 के हिसाब से आपको बनाना है। ठीक है ना, तो वो शेड्यूल 3 से बनेगा। फिर जितनी भी सारी आइटम्स इनकम एक्सपेंस के उन्हें कंसोलिडेट करना है लाइन बाय लाइन बेसिस में। एक की सैलरी है, दूसरे की सैलरी है, तो दोनों को आपके पास में जो है ऐड कर देनी है। बस एज इट इज आपके पास में ऐड कर देनी है, आपके पास अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब लाइन बाय लाइन, इंटरेस्ट है दूसरे का इंटरेस्ट है, एक की डेप्शन दूसरे की डेप्शन कर करके बस ऐड करके चल देना है। ठीक है। फिर एलिमिनेट करना है कॉमन ट्रांजेक्शन्स को। कॉमन ट्रांजेक्शन्स का मतलब आपके पास क्या आ रहा है बेटा, कि अगर एक ने दूसरे को सेल करी तो एक की सेल है, दूसरे की परचेज है। एक की सेल है, दूसरे की परचेज है। दूसरी तरफ अगर हम बोलते हैं एक ने एडमिन खर्चे में कोई कंसल्टेंसी का फीस डाली है, कमीशन डाली, तो एक का खर्चा है, दूसरे की इनकम है, तो बस वो चीजें कैंसल आउट हो जाएगी। तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम कैंसिल हो जाएगी। देन अनरियलाइज प्रॉफिट, जो स्टॉक बचा रह जाएगा, जो स्टॉक बचा रहेगा तो उसके अंदर में जितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसे क्या कर देना, एलिमिनेट कर देता है, उसे वो अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं। वो चेंज इन इन्वेंट्री में ही आ जाता है। और लास्ट एक हमने बोला था डिविडेंड भी जो सब्सिडरी देती है,
तो जितना डिविडेंड सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया, तो जो होल्डिंग को मिला है वो सब्सिडरी के प्रॉफिट्स को कम कर रहा है, होल्डिंग के प्रॉफिट बढ़ा रहा है डिविडेंड की इनकम। अगर वो डिविडेंड इनकम सेपरेटली लिखी है तो आप उसमें से माइनस करके दिखा देंगे। और अगर वो अलग से नहीं देता, अगर वो सिंपल सेल्स एंड अदर इनकम लिखता है, तो हमारा इंस्टीट्यूट जनरली ये मान देता है कि उसमें वो जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम इसलिए डिडक्ट नहीं करते। कल ये मैंने आपको नोट लिखवाया था, तो मैंने कल आपको नोट लिखवा दिया था कि कई बार ऐसा होता है। आइडली माइनस तो हमेशा होना चाहिए, बट वो कई बार ये मान लेता है, ठीक है ना। अब ये हमारे पॉइंट्स है। बाकी एक हमने बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी किया था, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी किया था जिसमें मैंने आप ये बोला था आईसीए का लास्ट का आंसर चाहे ठीक है, मैं मना नहीं कर, पर उसकी प्रेजेंटेशन ही गलत थी, ठीक है ना। तो ऐसा ही होमवर्क में भी क्वेश्चन था। पहले हम डायरेक्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 18th क्वेश्चन देखो, आपके पास जो पेपर का क्वेश्चन है 10 नंबर का, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी, कि किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी, जो क्वेश्चन नंबर आपका 18 था, ठीक है ना। अभी इस वाले क्वेश्चन के अंदर में ध्यान से सुनते जाओ। उसने बेटा चीजें ऐड ही करनी थी, आप लोगों ने देखा होगा, चीजें ऐड ही करनी थी। सेल्स एंड अदर इनकम है आपस का आ गया, इंटर कंपनी सेल्स। अब यहाँ पे तीन चीजें थी, एक गुड्स बेचे थे 180 लैक्स के बेटा, ठीक है ना। एडमिन खर्चों में 8 लाख जुड़ा हुआ है, तो आपके क्या क्या पॉइंट्स है, एक ये सेल की वैल्यू जुड़ी हुई है, एक ये 8 लाख रुपए जुड़े हुए कंसल्टेंसी फीस के, और एक आपके सेलिंग डिविजन में 15 लाख जुड़े हुए कमीशन के। तो ये तीन चीजें आपके पास थी, तो ये तीनों चीजें हमने क्या करी, यहां से रिस्पेक्टिवली क्या कर दी, माइनस कर दी, रिस्पेक्टिवली माइनस कर दी, ठीक है ना। और ये रिस्पेक्टिव जगहों से माइनस हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से माइनस हो गया परचेज का, उधर वो एडमिन खर्चों से माइनस हो गया था आपका जो है, और हमने बिल्कुल क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था, और वो कमीशन आपके पास माइनस होगी, ठीक है ना। बाकी चीजें एडेड हो रही है यहाँ पे, कुछ और आपके पास नहीं था। अब यहाँ पे यही माना गया है, ध्यान सुनते जाओ। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने बेटा यही माना, देखो मैंने आपको बोला था ना स्पेसिफिकली, क्योंकि वो डिविडेंड की इनकम नहीं दे रहा था, तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे माना कि सेल्स एंड अदर इनकम में जितना इसने डिविडेंड दिया है, आइडली तो ये होना चाहिए था कि 225 का इसने डिविडेंड अगर दिया है, 225 का डिविडेंड दिया है, तो होल्डिंग को कितना मिला होगा इसका 72%। होल्डिंग को कितना मिला होगा इसका 72%। तो 225 का जो 72% बनता है, मतलब मैं एक लॉजिकल बात करने जा रहा हूं, 225 का जो 72% बनता है, तो 162 बनता है, ठीक है ना। 225 का 72% यही बनता है, चेक करेंगे। अब ये 162 जो है सब्सिडी ने डिविडेंड दिया है, तो उसके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। होल्डिंग को यानी कि इसमें वो 160 जुड़ा होगा, तो आइडली वो 162 माइनस कर सकते हैं। आपने अपना जो पीएनएल दिखाना है वो सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे ही जनरली क्लोज कर देना है, आपने अप्रोप्रिएशन वाला नहीं दिखाना। आप क्लोज कर दे तो कहां पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। पर यह बात जरूर है कि हम इधर से भी 162 माइनस कर सकते थे, डिविडेंड का भी जितना होल्डिंग को हिस्सा मिला होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो जो आपके पास में डिविडेंड इसने दिया है, जो डिविडेंड दिया है वो उसके पास जुड़ा होगा ना, क्योंकि वो आपके पास इस साल का आपके पास में तो इक्विटी शेयर्स तो पहले से ही पड़े हैं, वो उतना आएगा ही आएगा, ठीक है ना। वैसे आपके पास में बात करूं, और ये इन्होंने एजम्पशन लिखी है, यही मैंने आपको कल लिखवाई थी कि डिविडेंड एडजस्टमेंट करी नहीं गई है, जो मिला है वो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ऑल्टरनेटिव आंसर भी पॉसिबल है। इंस्टीट्यूट मना नहीं कर रहा, अगर आप माइनस करेंगे जो कि टेक्निकली सही है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो टेक्निकली सही क्या है, कि आप 162 माइनस करिए। टेक्निकली सही क्या है, 162 माइनस होना चाहिए था सेल्स एंड अदर इनकम में भी, ठीक है ना, तो माइनस होना चाहिए था, तो यहां से 162 और माइनस होना चाहिए था, तो ये लास्ट का आंसर 162 और माइनस करके आता। समझ रहे हो बात को, तो ये होना चाहिए था। और इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं कह रहा कि मैं गलत कर दूंगा, वो खुद लिख रहा है कि मैंने ये माना है, पर ऑल्टरनेटिव एजम्पशन पॉसिबल है, ऑल्टरनेटिव एजम्पशन पॉसिबल है, ठीक है ना। हाँ, अब आप कल को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद का हिस्सा जब दिखाओगे, तो होल्डिंग का तो पूरा दिखाओगे, पर सब्सिडरी का डिविडेंड कितना दिखाओगे, जो सिर्फ आउटसाइडर का है। भाई सब्सिडरी का तो वही दिखाओगे जो आउटसाइडर का है, होल्डिंग का तो पूरा दिखेगा, और सब्सिडी का वो बाद का है, पर वो हम इसलिए नहीं दिखाते, हम तो पीएनएल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे कंप्लीट कर देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता इस डिविडेंड के पॉइंट के अलावा आप लोगों का बेटा कोई भी इसमें क्वेश्चन में डाउट होगा, कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट होगा, ठीक है ना। और रही बात स्टॉक रिजर्व की, वो आसान था, 16 गुड्स बच गए थे, तो 16 गुड्स जब बच गए थे, तो 16 गुड्स 180 लाख का 1/6 किया, और प्रॉफिट कितना था 25/125, तो 25/125 किया, तो वो स्टॉक रिजर्व आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास में आ रहा है, ये आपके पास में मैंने क्वेश्चन नंबर 18 की आपसे बात करी। तो पहले मैं एक एक करके क्वेश्चन कर रहा हूं, आप बच्चों में जल्दबाजी ही इतनी ज्यादा है जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्लोज हो जाता है मेरी तरफ से, ठीक है ना।
देन कम्स क्वेश्चन नंबर 19। ये भी आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आप देख सकते हैं कितने नंबर का है बेटा, कितने नंबर का है आपके पास में, ये है 15 नंबर का क्वेश्चन। ये कितने का बेटा, 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं ध्यान से सुनते जाएंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर में भी क्या बिल्कुल सेम बातें हो रही थी, यस सर, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम बातें हो रही थी। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, अपने ही जो लैंग्वेज वो यूज करता है उसी लैंग्वेज का खुद ही बच्चों को दो दो आंसर दे दिए। चलो वो भी मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में। तो इसमें वही एक तो चीज आ रही है कि एडमिन खर्चों में 5 करोड़ जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी के सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में 20 करोड़ जुड़े हुए के लिमिटेड को, ठीक है ना। और जो सेल्स करी है वो 200 करोड़ की करी हुई है आपके पास में, ठीक है ना। ये 15 नंबर मैं सच में बोल रहा हूँ बिल्कुल डिट्टो बोनस मार्क्स से। तो यहां पर मैं सेल्स माइनस हुई, ये माइनस हुआ, ये माइनस तीनों होगा और ये रिस्पेक्टिव जगहों से माइनस हो जाएगा। ये परचेज से माइनस हो गया आपके पास में, ये आपके पास में बेटा इधर आ जाएगा कंसल्टेंसी फीस का आपके पास माइनस हो गया 5 और ये कमीशन का माइनस हो गया 5, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत की बात आएगी नहीं, ये बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन था आपको। यहां पर मैं अब स्टॉक रिजर्व जो आना है वो कॉस्ट प्लस 25% पे है, तो 1/5 गुड्स अभी भी बचे हुए हैं, 1/5 गुड्स अभी बचे हुए हैं। तो 200 करोड़ का आपके पास में कितना हो गया, 40 करोड़ आ जाएगा 1/5 गुड्स जो है। और उस पर 25 पे 125 करेंगे तो वो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टॉक रिजर्व की। हाँ, ये आपके पास सारा आपने बनाया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये बिल्कुल डिट्टो कल ही किया था हमने क्वेश्चन ऐसा, ठीक है ना। इसमें तो डिविडेंड वाला पॉइंट बनता ही नहीं क्योंकि डिविडेंड का अमाउंट ही नहीं दिया हुआ था, वैसे ही नहीं कुछ कर सकते थे। 75% शेयर से आपके पास में 800 करोड़ कैपिटल थी, वो जिस दिन एक्विजिशन करे थे फर्स्ट डे, तो डिविडेंड का तो पॉइंट यहाँ पे आना ही नहीं था, ठीक है। डिविडेंड तो यहाँ पे है ही नहीं, कोई मुद्दा की कंफ्यूजन भी आए। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन के अंदर में इंस्टीट्यूट ने अपने ही आंसर को 2 बार लिखा। इंस्टीट्यूट कहता है अगर आप ये मानते हो कि ये 200 करोड़ कॉस्ट है, अगर 200 करोड़ कॉस्ट है, तो आप इसे कॉस्ट प्लस 25% करके कितने में देते हो, 200 प्लस 25%, तो वो 250 करोड़ हो जाता। तो उन्होंने वो दूसरा एक और आंसर आई थिंक इसमें दिया हुआ है। तो हमने ये माना था कि वो 200 करोड़ जो है वो हमने क्या मानी थी, सेल वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमने उसे सेल वैल्यू माना था, जो कि जनरली आपने देखा तो जितने भी क्वेश्चन है उसमें वो यही मान रहा था लैंग्वेज को, कि सोल्ड गुड्स ऑफ 200 करोड़, ठीक है ना। बट अगर आप ये बोलते हो कि वो 200 करोड़ प्लस 25% वो कॉस्ट है, तो उस केस के अंदर में आपका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाता। तो वो 250 माइनस होना था, यहां से भी 250 माइनस होता और आपके यहां परचेजेस से भी 250 माइनस होता, ठीक है ना। तो दोनों जगह से 250 माइनस होता। और दूसरी तरफ जो है फिर स्टॉक रिजर्व में यहां फर्क पड़ना था। अब वो आपके पास में जो होना था वो इफेक्टिवली आप 250 करोड़ का बोल दीजिए 1/5, 50 करोड़ और उसका 25/125, तो वो 10 करोड़ आ जाएगा। उन्होंने वो क्या किया, वो अपने पास कॉस्ट के एंगल से निकाल लिया, कॉस्ट का 1/5 कर दिया ना, तो वो कॉस्ट वाला रेट लगा दिया। नहीं तो आप सेल प्राइस वाले लगाएंगे तो वो 10 बन जाएगा। तो हाँ, दो से आंसर में फर्क पड़ेगा, दो से आंसर में फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। बेटा अंजलि बेटा आप समझो, आप नन्हे मुन्ने हो, इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है दोनों में से कोई भी कर लो, इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है दोनों में से कोई भी कर लो, इसमें क्या दिक्कत है मुझे बताओ, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है तो तुम पेपर में तो एक ही करके आओगे और नीचे लिख दो हमने क्या माना है। 99% हर क्वेश्चन में आप देखो, हमने कल भी क्लास में किया था, ये सोल्ड गुड्स ऑफ 180 लाख लिखता है तो हम इसे सेल प्राइस ही तो मानते हैं। यहां भी तो यही लैंग्वेज लिखे सोल्ड गुड्स ऑफ 200 करोड़, तो आइडियली आप इसे सेल प्राइस ही मानो, अनटिल अनलेस वो ये खुद ही बात लिखे गुड्स कॉस्टिंग 200 करोड़। अगर वो लिख रहा है सोल्ड गुड्स ऑफ 200 करोड़ तो हम सेल प्राइस माने। तो आई विल सजेस्ट कि जितने क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने करे, हमने क्लास वाला क्वेश्चन किया, हमने 18th क्वेश्चन किया, 19th क्वेश्चन किया, आपके लिए पहली प्रेफरेंस ये है कि इसे सेल प्राइस मान लो, ठीक है ना। हाँ, इंस्टीट्यूट ने कहा अगर कोई बच्चा ऐसा है बिल्कुल ही वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो इसे कॉस्ट मानूंगा, तो उस केस के अंदर में आप फिर वो भी कर सकते हो, मना नहीं है, मना नहीं कह रहा है वो, ठीक है ना। तो उससे दो से आंसर में इसलिए फर्क पड़ेगा स्टॉक रिजर्व की वजह से, क्योंकि जो सेल वैल्यू है वो तो कैंसिल हो जाएगी ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि कॉस्ट वाला है। तो अभी तक 99% क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने हमेशा इसे सेल ही माना है, 99 के 100 वो तो अल्टरनेटिव दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। ऋषि बेटा जब नया चैप्टर शुरू होगा आपके पास कल से, तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ये चैप्टर हम आज वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। इस वाले को
आ रही है, आ रही है, ओ आ रही है, आ रही है आवाज। ओ सर आ गए, ओ सर आ गए। भैया कई बार कोई टेक इशू आ जाता है, कई बार कुछ टेक इशू आ जाते हैं, तो वो वॉइस की सेटिंग्स में थोड़ा सा इशू हुआ, मैंने ठीक कर दिया। तुम देख रहे हो, मैंने ठीक कर दिया। हाँ जी सर, आपने ठीक कर दिया। बिल्कुल, तुम्हारा समय ज्यादा खराब नहीं किया। अब चलो मेरे साथ इस क्वेश्चन को देखो जरा आराम से। मैं 20th क्वेश्चन पूरे का पूरा आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, तो मेरे साथ जरा ध्यान से सुनते जाइएगा, मेरे साथ जरा ध्यान से सुनते जाइएगा। अगेन पेपर का क्वेश्चन है, अगेन पेपर का क्वेश्चन है, और आपके पास में हम इसे यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आप बच्चे अपने डाउट्स बेटा लिखने बंद कर दीजिए, एक बार मैं क्वेश्चन समझा दूं, फिर उसके बाद आप अपने डाउट्स लिखते जाना। मैं पता है लिखते जा रहे हो तुम लोग, सर सुनने की शक्ति नहीं है। रुको, यहाँ उसने बेटा मुझे आइटम्स दे दी है सारी, और कुछ चीजें बताई है। 1 सितंबर 18 को उसने बोला था, मतलब ये तो हमारा साल 2021 है, पर शेयर्स कब खरीदे थे आपके पास? 1 सितंबर 18 को, ठीक है ना। कह रहा है एसआर ने 10% डिविडेंड भी दिया था इस साल का, और डिविडेंड वो सही अकाउंट किया। तो सही अकाउंट का मतलब क्या है? पीएनएल में ही लेके गया। ऑब्वियसली सही तो वही बनेगा जब 19-20 का डिविडेंड है। सोल्ड करे थे गुड्स इतने के 17,50,000 के, तो ये सेल हो गई 20% ऑन सेल पे, और इसमें से इतने की इन्वेंट्री बची है, तो स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इतना अमाउंट जुड़ा हुआ है जो उसने ब्रोकरेज का दिया। जनरल एडमिन में इतना जुड़ा हुआ है जो उसने किसका दिया? कंसल्टेंसी का। और उसने उसके रिसोर्सेज भी यूज करे तो 50,000 पे किया रॉयल्टी का है। तो ये तीनों रिस्पेक्टिव से माइनस होंगे। तो 4 इंटर की चीजें आ गई जो रिस्पेक्टिव जगहों से माइनस होगी। अब जब हमें कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाना है तो ध्यान से सुनते जाइएगा बेटा। इस क्वेश्चन की मैं एक एक आइटम को आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो, और जहां ऑल्टरनेटिव्स होंगे वो मैं बता दूंगा, जहां ऑल्टरनेटिव होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर में सबसे पहले आपके पास आया सेल एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो कि यहां पर में उसने कितना कितना दिया बेटा? हमारे पास में सेल्स की वैल्यू और अदर ऑपरेटिंग इनकम इतनी इतनी दी है, 3,32,50,000 और 190,75। तो ये दोनों की दोनों हमने यहाँ डाल दी, ठीक है जी, ये दोनों की दोनों डाल दी। अब जो आपस की सेल वगैरह है और परचेज है, जो खर्चे है वो रिस्पेक्टिव से आ जाएंगे। अब जैसे कि इंटर कंपनी सेल्स थी, इंटर कंपनी सेल्स थी कितने की थी? 17,50,000 की। तो इंटर कंपनी सेल 17,50,000 यहां से क्या हो गया? माइनस हो गया, यहां से माइनस हो गया। रिस्पेक्टिवली अगर मैं बात करूं, रिस्पेक्टिवली अगर हम बात करूं, तो जब आप, मैं इस पे आ जाऊंगा दोबारा, तो जब आप परचेज वाले का बनाएंगे, यहां पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का बनाएंगे, ठीक है नहीं, ये वाली दोनों वैल्यूज थी 139.30 और 47.25, तो ये यहां से भी आपके पास माइनस हो जाएगा जो 1750 का था, तो यहां से भी आपके पास माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो सेल से भी हो गया, परचेज से भी हो गया, दोनों तरफ से हो गया, ठीक है ना। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो ये वाला पॉइंट का हमारा रोल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे ही ये वाला हो गया। ऐसे ही जो उसने बेटा 2,12,500 ब्रोकरेज का पे किया, तो यहां पर में उन्होंने क्या किया? ये जो ब्रोकरेज मिली है ये आपके पास आ गया। अब इसमें अजम्पशन आ रही है कुछ चीज को लेके, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। इसमें अजम्पशन आ रही है किस चीज को लेके बेटा? इसमें अजम्पशन आ रही है कि हम यही मान रहे हैं कि ये ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है, इसलिए यहीं पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम की चीजें भी आएगी। तो हमने इसे हमने बोला कि जो रिसिपिएंट है ये उसकी ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए आपके पास इसे यहां से माइनस किया गया है, ठीक है ना। जो रॉयल्टी मिली है, कंसल्टेंसी मिली है, ब्रोकरेज मिली है, अगर आप इसे बोलते वो उनकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो वो अदर इनकम वालों में से रिस्पेक्टिवली माइनस होता, समझे बात? तो इसलिए वो आपके पास वो एजम्पशन की बात आ रही है। तो हमने यही माना है कंसल्टेंसी फीस, रॉयल्टी, ब्रोकरेज जो है वो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है। अगर आप उसे नॉन ऑपरेटिंग मानेंगे तो फिर वो अदर इनकम वाले नोट से माइनस होता। खर्चे से माइनस हो रहा है, इनकम से माइनस हो रहा है। अब इनकम में ऑपरेटिंग इनकम है कि नॉन ऑपरेटिंग है, इसे ऑपरेटिंग मान लिया, इसलिए ऑपरेटिंग मान लिया, ठीक है ना। वो अजम्पशन ली गई है। तो यहां से 2,12,500 माइनस हुआ, और इधर 2,12,500 किस में है? वो 2,12,500 सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़ा हुआ था। तो वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जब वो आपके पास अदर एक्सपेंसेस में आएगा, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट जो है उसमें आपके पास ये रहे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे में एक बार यहां से टिक कर देता हूँ, 3325, 1575। तो इसमें से 2,12,500 माइनस हो गया, ठीक है ना बात। तो वो रिस्पेक्टिवली वहां से आ गया। सेम तरीके से एक हमारे पास और कौन सा दिया गया है?
सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो गया। ये 280 जनरल एडमिन में जुड़ा हुआ है, तो कंसल्टेंसी का है, तो वो कंसल्टेंसी वाला 280 है, और वो इधर से आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा जनरल एडमिन में। तो यहाँ पे जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जो जा रहे हैं आपके, वो कितने कितने जा रहे हैं बेटा? जनरल एडमिन खर्चे 28 लाख और 1225 है, तो 28 लाख और 1225 इसमें से 280 माइनस हो गया, ठीक है ना, तो वो रिस्पेक्टिवली वहां से आ गया। सेम तरीके से एक आपके पास में क्या रॉयल्टी आपके पास आ रहा है, तो रॉयल्टी आपके पास बेटा उसने दिया हुआ है, रॉयल्टी नील और 50,000 है, वो उतने की आपके पास खर्चा दे रखा है, और इधर ये इनकम है तो ये इनकम माइनस होगी इसको, क्योंकि ऑपरेटिंग ही माना है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग ही माना है। और यहाँ पर में जो रॉयल्टी है बेटा, वो हमने क्या किया, 50 माइनस 50 करके नील हो गया। तो आप रिस्पेक्टिवली देखेंगे तो वो यहाँ पर में आपके पास में हमने रिस्पेक्टिव जगहों से कर दिया एडजस्ट, ठीक है ना। तो ये वाला रॉयल्टी वाला भी हो गया, तो ये सेल का हो गया। स्टॉक रिजर्व और डिविडेंड की बात हमने करनी है अभी। तो आपके पास में बेटा ये वाले पॉइंट तीनों हो जाएंगे। ये वाला मेरा वर्किंग नोट पूरा कंप्लीट हो गया, इसे मैं टिक कर देता हूँ 84 32 500 का, ठीक है ना। ये सेल का भी पूरा हो गया, ये सेल का भी आ गया। अब जो बाकी इनकम है, हम अदर इनकम पे चलते हैं। अदर इनकम बेटा क्या दे रखा है, देखो डिविडेंड की इनकम दे रखी है कितनी, 1680 और 437 500, तो 1680 और 437 500। अब वो स्पेसिफिकली डिविडेंड की इनकम दे रहा है, तो जितना डिविडेंड सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया उतना इसकी इनकम में जुड़ा होगा ना होल्डिंग की, तो उतने से माइनस हो जाएगा। और बाद में जब हम डिविडेंड माइनस करते हैं अप्रोप्रिएशन में, तो वहां से माइनस हो जाएगा। डिविडेंड पेड यहां आपको कहीं नहीं दिखता, समझो, पर डिविडेंड की इनकम जो है वो तो दिख रही है ना, वो तो इनकम में जाती है ना अदर इनकम, तो वहां से माइनस कर दे, स्पेसिफिकली दे रहा है। मैंने बोला था ना अगर स्पेसिफिकली डिविडेंड इनकम लिखेगा तो माइनस करेंगे, तो वो यहां पर में यही हो रहा है। तो इसकी शेयर कैपिटल कितनी है, 60 लाख। हमने 60 लाख में से कितने शेयर खरीदे थे, 50,000 शेयर खरीदे थे 100 वाले, तो 50 लाख के ऊपर 10% कितना बना, 5 लाख का डिविडेंड बना। तो ये आपके पास 5 लाख का डिविडेंड आ गया 50 लाख की कैपिटल के ऊपर जो 10% है, तो यहां से माइनस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1670 500। फिर बाकी और नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है। बाकी और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या है, 350 और 105, तो ये दोनों आ जाएंगे। अच्छा जी, अब बात आती है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। कौन सी आती है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 260 टू 500 नील। बेटा आप इसको इन्होंने यहां माइनस करके दिखाया है, ऑल्टरनेटिवली कैन बी शोन इन अदर एक्सपेंसेस। आप इसे अदर एक्सपेंस में दिखा सकते हो, आप इसे अदर एक्सपेंस में दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो जो आपके पास लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास कहां पे आ जाएगा बेटा, अदर एक्सपेंस में दिखाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। हम जल्दी यही बोलते थे किसी चीज का प्रॉफिट या लॉस जो है वो नेट हो जाता है। अगर वो प्रॉफिट बचता है तो उसे इनकम में दिखा दो, लॉस बचता है तो वहां दिखा दो। उन्होंने लॉस को ऐसा नेगेटिव दिखा दिया, आप उसे कहां दिखा सकते हो, अदर एक्सपेंस में, बात बिल्कुल सेम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे आपके पास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में आ गया, तो ये 1810 आपके पास दिख जाएगा। बेटा रॉयल्टी जो है आपके पास माइनस होएगी ना यार, क्या हो गया, अभी तो सिखा दिया पॉइंट, फिर से एक ही चीज पूछी जा रहा है। भव्य बेटा कौन सी दुनिया में रहते हो, बेटा 50 में से 50 माइनस होके 0 ही होता है भव्य, फिर शुरू हो गए। बेटा 50 जो पे किया है इसने, ये सारे का सारा टू होल्डिंग ही तो किया है, वो यही तो कह रहा है मून लिमिटेड। तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम है, तो खर्चे में से खर्चा माइनस हो गया अदर एक्सपेंस में, और इनकम में से इनकम माइनस होगी। गुड मॉर्निंग, एक एक पॉइंट करा रहा हूं तो भी ये हाल है। प्रोडक्शन के खर्चे आ गए आपके पास 3150 और 14 लाख वो एज इट इज दिख गए। ये आपके पास ऑलरेडी हो गया था, तो ये टोटल आ जाएगा, तो ये रिस्पेक्टिव हो गया। इन्वेंट्री वाले में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री, अब ये चेंज इन इन्वेंट्री निकालना पड़ेगा ओपनिंग क्लोजिंग, तो ये चेंज निकालना पड़ेगा दोनों का चेंज, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे इंक्रीज इन इन्वेंट्री लिख के नहीं दे रहा, यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग है, ठीक है ना। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, पहले का कितना है 8575 माइनस 42 लाख, 4375 है पहले का, ऐसे इन दोनों का ये आ गया 3762 माइनस 30 लाख 10,000, तो ये 752 500 आ गया, ठीक है ना। और यहां पर में अनलाइज प्रॉफिट जो है वो आपके पास में बेटा कितना बनेगा, 7 लाख के गुड्स बचे, और प्रॉफिट जो है ऑन सेल है, ऑन कॉस्ट नहीं है, तो सीधा 7 लाख का 20% सीधा हो जाएगा 140। और ये
वो दे रहा है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग था इंक्रीज, तो माइनस करके डलेगा, इस पे कल हमने चर्चा कर ली थी। यहाँ माइनस करके आएगा बेटा, यहाँ क्या आएगा, माइनस करके आएगा, ठीक है ना। बाकी इंप्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की बात है, वो सारे आसान थे। मतलब ये आसान है, ये आसान है, ये आसान है, ठीक है ना। बेटा प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को, बट आई विल से कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 99.9% क्वेश्चन में हमेशा रॉ मटेरियल कंज्यूम में ही लिया है, चाहे वो स्टडी मैट का क्वेश्चन है चाहे पेपर के क्वेश्चन है। तो आप प्रोडक्शन एक्सपेंस को अगर वो लिख रहा है तो आप कंसीडर इन द रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि वो वहीं का है तो हमने वहीं पे डाला है, ठीक है ना। मतलब प्रोडक्शन एक्सपेंस का मतलब क्या है, जो आपके पास प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा हो रहा है, ठीक है ना। तो वो उन्होंने वहीं पे लिया है। हाँ, इस पे जब हमने फाइनल अकाउंट्स भी किया था तब भी मैंने आपको बोला था इसमें दो ओपिनियंस अलग अलग आते हैं आपके पास, तो यू कैन पुट इन अदर एक्सपेंस एज वेल, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूट ने हमेशा इसे रॉ मटेरियल कंज्यूम में ही लिया है। तो अब आया बेटा, मैं यही बोलूंगा आपके पास में कि आप इसे वहीं पे लेंगे, प्रेफर वहीं पे करेंगे, ठीक है ना, प्रेफर वहीं पे करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट बचना नहीं चाहिए जितने पॉइंट से। तो यहाँ पे इंटर रोइंग में एक सेल का पॉइंट था, एक कंसल्टेंसी फीस थी, एक रॉयल्टी थी, एक ब्रोकरेज थी, रिस्पेक्टिव इनकम से माइनस हुआ, रिस्पेक्टिव खर्चों से माइनस हुआ। हाँ, डिविडेंड की इनकम स्पेशली अलग से दे रखी थी, वो है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को अदर एक्सपेंस भी दिखा सकते थे। तो क्वेश्चन आपका जो था वो कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन आपका जो था वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। हम सब्सिडी का डिविडेंड लेस कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, वो हमारी इनकम और एक्सपेंस साइमल्टेनियस। अरे यार अंजलि बेटा देखो, हाथ जोड़ता हूँ बेटा, होल्ड सब्सिडरी कंपनी जब डिविडेंड बांटेगी तो वो होल्डिंग को मिलेगा ना, और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होल्डिंग कहाँ लेके जाएगा, अपनी डिविडेंड इनकम में, वो एंट्री बैंक टू डिविडेंड करके डिविडेंड टू पीएनएल नहीं करेगा। अब मुझे बताओ, दोनों अलग अलग तो सही है, जब इकट्ठे करेंगे तो उसने जो डिविडेंड दिया वो अपना खर्चा दिखाया, वो प्रॉफिट कम कर रहा है, मेरी वो इनकम है, इकट्ठे करने में वो कैंसिल करेंगे ना बेटा, जैसे आपने कंसल्टेंसी, ब्रोकरेज, रॉयल्टी सबको किया आपस की सेल परचेज को, तो वो चीज है बेटा। यहां तो डिविडेंड आपके पास में जो है वो दिया पिछले साल का है, पर दिया तो करंट ईयर में। अब ये थोड़ा ना बोल रहा है वो पिछले साल का पिछले साल ही दे दे, तो आपको क्यों बोलेगा यार सौभाग्य। बेटा वो इस साल में जो डिविडेंड देगा 20-21 में, वो कौन से साल का देगा, अगर फाइनल डिविडेंड देंगे तो वो लास्ट ईयर का ही तो देंगे ना। फाइनल डिविडेंड अगले साल ही तो दिया जाता है। तो वो अगर ये लिख के दे रहा है कि इसने डिविडेंड दिया 2020 का, तो वो 2020 में अगर दिया होता तो आपको क्यों देता। फिर तो उसे कहना चाहिए था ये सारे जो खर्चे खुर्चे हैं ये भी पिछले सालों के खर्चों में जुड़े हुए हैं। मतलब इतना कैसे मान सकते हैं कि वो इस साल में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो पिछले साल की कोई ट्रांजेक्शन देगा यार। वो इस साल में ये घटना हुई है उसी की बताएगा। तो 20-21 में डिविडेंड दिया है 19-20 का, तो फाइनल डिविडेंड है। और क्योंकि हमने शेयर तो 18-19 में लिए थे, तो ये डिविडेंड जो है 19-20 का वो पोस्ट एक्विजिशन ही तो हुआ। तो उसकी एंट्री होल्डिंग क्या डालेगा, बैंक टू डिविडेंड ही डालेगा ना, और उसने वही किया है, बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड टू पीएनएल। तो यानी कि जो उसका डिविडेंड है उसके अंदर में 5 लाख रुपए किसका डिविडेंड जुड़ा हुआ है, सब्सिडरी का, तो उसे कैंसिल करूंगा ना यार। मेरे को नहीं लगता, मतलब इसमें मुझे कहीं पे कोई प्रॉब्लम वाली बात लग रही है। भाई जितना डिविडेंड सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, वो मेरी इनकम है, मैं अपने पीएन में लेके जाऊंगा, मैं कोई गलती नहीं कर रहा इंडिविजुअली। हाँ, जब इकट्ठे करूंगा तो उसने जो डिविडेंड दिया और जो मुझे डिविडेंड की इनकम मिली वो कैंसिल हो जाएगी, बात खत्म। ओ सुभादीप, आप जाग गए, क्या बात है, नलायक। सुबह सुबह काम कर रहे हो ऐसे वाले। ये 1 सितंबर 2018 है नलायक, ये हमारा साल 20-21 है, सेम ईयर है क्या। वो 1 सितंबर 18 बोल रहे हैं यार, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, तुम 20-21 का बना रहे हो। वो सेम ईयर वाला था जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन था, जो कल क्लास में कराया था, और 21 में आएगा। भाई आज मैं सोच रहा हूँ बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को हुआ क्या है, ये कहाँ से होके आए हैं। सुमित कह रहे डिविडेंड इनकम को प्लस क्यों, भाई डिविडेंड इनकम है, तुम खुद ही कह रहे हो, डिविडेंड इनकम को प्लस ही किया जाता है। भाई सबने रात को नशे किए थे क्या, भी रात को नशे करते हो क्या अलग अलग प्रकार के। और हमारे जसमीत सर तो कहते हैं नशे करो,
जसमीत सर कहते हैं, मैं तो नहीं ये बात करता, जसमीत सर कहते हैं नशे करो पर सस्ते नशे मत करो। आज तो मुझे हालात दिख रहे हैं तुम्हारे। वो अगर हम कुछ भी लिख देंगे सर, हम कुछ भी लिख देंगे। बताओ भाई, इन्होंने तो कॉन्सेप्ट की धज्जियां ही उड़ा दी। महान है। एक बच्चा कह रहा है डिविडेंड इनकम प्लस क्यों, भाई खुद ही बोला तुमने डिविडेंड इनकम है, तो डिविडेंड इनकम प्लस ही होती है। हाँ, जितना सब्सिडरी से मिलेगा वो कैंसिल हो जाएगा ना आपस का। वो स्पेशली अलग से लिख रहा है वर्ड। सेल्स एंड अदर इनकम लिखता है तो उसमें ही माइनस होना चाहिए, मैंने बोला, पर वहां इंस्टीट्यूट ये मानता है कि आपके पास में ये होता है। ठीक है ना। आईसीआई ने ऑल्टरनेटिव एक ही जगह दिया है, तुम कह रहे हो इतने ऑल्टरनेटिव दे दिए। बेटा अगर तुमने इतने आसान क्वेश्चन में भी अगर पेपर के अंदर में तुमने गलतियां करके ही आने हैं, तो पोपट हो ही जाएगा तुम्हारा। फिर छोड़ो, जहां प्लस प्लस करना है तुमसे वो भी नहीं हो रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ। हाँ, 21वें क्वेश्चन पे आएंगे। ये बिल्कुल कल जो हमने क्लास का क्वेश्चन किया था 20, जो वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, ये वैसा है। जो कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन था हमारा, ये वो है। यहाँ पे जो आंसर है, क्योंकि ये आंसर आपके पास में आईसीआई, जो आईसीआई का आंसर है आपके पास में, ये वो वाला है, मतलब जो आपका पूरे साल का लिया है। ठीक है, पूरे साल का लिया गया, वो वैसे करके किया हुआ है। अब इसमें बस एक छोटा सा क्या था, इन्होंने पूरे पूरे साल का ले लिया, टेक्निकली वो क्या था मैंने बोला था गलत है। हमने कल पढ़ा भी था AS 21 के हिसाब से वो गलत है, ठीक है ना। बट इंस्टीट्यूट का आंसर के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। अब इन्होंने देखो, खुद देखो यहाँ पे लास्ट तक माइनस किया है। अब इसमें बस चीजें क्या हो रही है, आपको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये भी नहीं दिक्कत आई होगी। ठीक है, प्रेफरेंस इवेंट का आधे साल का दे दिया था, आधे का, और ये आउटसाइडर वाला है, ये आउटसाइडर वाला है। ठीक है ना। इन्वेंट्री रिजर्व भी बिल्कुल सेम था, स्टॉक रिजर्व जो हमने कल सीखा था। ठीक है ना, स्टॉक रिजर्व वाला जो पॉइंट था। तो स्टॉक रिजर्व में आपके पास में बहुत क्लियरली है बेटा, कितने के गुड्स बेचे थे, कॉस्ट प्लस 25% पे दिए थे, टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी थी, 1/20, 1/4 गुड्स अभी भी बच गए। तो 1/20 का 1/4 कितना होता है बेटा, 30,000। और 25/125, सिंस वो आपके पास बेटा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, ये ट्रायल बैलेंस में होता है, तो हमारी ये परचेज क्या कहलाई जाती है, ऐसे कल बोला था एडजस्टेड परचेज। बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यूज में फर्क था आपके पास में, इस क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यूज में फर्क था। क्वेश्चन तो बिल्कुल डिट्टो सेम था जो कल क्लास में किया था। तो ये परचेज एडजस्टेड है, तो यहाँ इसलिए चेंज इन इन्वेंट्री नहीं आ रहा आपके पास, देखो ना, चेंज इन इन्वेंट्री नहीं आ रहा, क्योंकि ये परचेजेस जो है वो एडजस्टेड परचेज है, वो एडजस्टेड परचेज है आपके पास में। समझे बात को। अच्छा जी, ये नोट्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अब जो मेन पॉइंट्स आते हैं उस पे चलते हैं, अब जो मेन पॉइंट आते हैं उस पे चलते हैं। ठीक है, आपके जो कुछ कुछ चीजें आ रही थी, कुछ कुछ चीजें आ रही थी, ध्यान से सुनते चलना। इसमें मुझे बताओ, क्या ये 14,000 की जो डिविडेंड का डाल है बेटा, ये 400 मतलब 4 लाख का 7% बना, और हमारे पास कितने परसेंट शेयर है, 50% शेयर है। तो 4 लाख का 7% बनता है 28,000। अगर मैं यहाँ 14,000 लिख रहा हूँ, इट इज एज गुड एज कि मैंने खर्चा दिखाया है पूरे साल का 28, और इनकम दिखाई है उसमें से अपनी आधी। तो सब्सिडरी का खर्चा है 28, और आपके पास में होल्डिंग की इनकम है 14, तो नेट करके सिर्फ 14 दिख रहा है। मुझे बताओ, क्या इस 14,000 में, क्योंकि एक्विजिशन कब करी, 1 जुलाई को करी थी, और साल अप्रैल टू मार्च है, तो 3 मंथ्स का क्या हो गया, प्री एक्विजिशन हो गया। तो ये आपके 14,000 में 3 मंथ्स का जो प्री एक्विजिशन प्रेफरेंस डिविडेंड है, वो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये प्री एक्विजिशन प्रेफरेंस डिविडेंड कल जाके लास्ट में देखो जो लिखवाया था, बिल्कुल सेम पॉइंट है यार। तो वो 14,000 उसका पूरे साल का हिस्सा है होल्डिंग का, उसमें 3 महीने का कितना बना, 3500। तो वो माइनस हो गया, वो माइनस हो गया। ठीक है ना बात। अब आते हैं जो बाकी दो चीजें हैं।
जो बाकी दो चीजें उसमें क्या हो रहा है, ध्यान से सुनते जाओ। यहाँ पे अब ये सिर्फ सब्सिडरी का प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं। अब सब्सिडरी का जब प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं तो बेटा वो आपके पास में फाइनली लॉस आ रहा है। अब क्योंकि हमारे कल के क्वेश्चन में प्रॉफिट था, समझो प्रॉफिट था, तो हम माइनस कर रहे थे माइनॉरिटी का हिस्सा और जो होल्डिंग का प्री में था, होल्डिंग का प्री में था। यहां लॉस है इसलिए वो आपके पास ऐड हो रहा है। तो इसमें माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है आपका, 9,000 का आपके पास में 20%, तो लॉस है ना 9,000 का 20%, 1,800, ठीक है ना। और ये प्री एक्विजिशन लॉस कितना हो गया, 9,000 में लॉस अगेन 3 महीने का, और होल्डिंग की हिस्सेदारी कितने परसेंट, 80%। ये बिल्कुल कल हमने किया था। अब ये दोनों इसलिए ऐड हो रहे हैं क्योंकि लॉस आया था। अगर ये प्रॉफिट होता तो माइनस करता, जो हमने कल क्लास में किया था, बस जो हमने कल क्लास में किया था। बिल्कुल क्वेश्चन डिट्टो सेम है, कोई फर्क नहीं है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आएगा पेपर में तो आप ऐसे ही करके आएगा, पर क्या ये टेक्निकली गलत है, हाँ गलत है। आइडियली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये जितनी वैल्यूज है, ये जितनी वैल्यूज है बेटा, एस लिमिटेड वाई लिमिटेड वाली जो भी है आपकी कंपनी, ठीक है, ये सारी पे क्या होना चाहिए था, 9/12। ये सारी पे क्या होना चाहिए था, 9/12 होना चाहिए था, जितनी वैल्यूज है सब्सिडी की। क्योंकि हम उसे ऐड ही कब से करते, जब हमारा उसका रिश्ता बना। तो उसके बाद वैल्यूज आनी ही कब से चाहिए थी, जब आपके पास वो जो है 9/12 करके आनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन अब हो जाएगा। फिर आता है 22। 22 में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, 22 तो एक जनरल क्वेश्चन था। 22 एक जनरल क्वेश्चन था जिसमें उसने पहले बोला होल्डिंग ने गुड्स बेचे हैं सब्सिडरी को 180 लाख के 200 लाख में, और इंटायर इन्वेंट्री बची रह गई, तो होल्डिंग का प्रॉफिट कम होगा और स्टॉक कम हो जाएगा 20 लाख से। तो कहानी पहले लिखी हुई है, वो जनरल कहानी है आपकी कि जब भी एक दूसरे को गुड्स बेचता है तो सेल हो रही है, आपस की सेल परचेज तो पीएनएल में कैंसिल हो जाएगी, और जो स्टॉक बचा रह जाएगा उससे स्टॉक कम करेंगे और प्रॉफिट कम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अनलाइज प्रॉफिट ऑफ 20 लाख would be eliminated from consolidated statement, reducing the consolidated profit and reducing the closing stock। तो स्टॉक कम हो जाएगा और वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपके पास चीज आ जाएगी, ठीक है। देन अगली चीज जो आपके पास आती है वो ये आती है, अगली चीज जो आपके पास आती है वो ये आती है, यहां पर में 75% आपके पास है, यहाँ पे ए लिमिटेड ने खरीदे हैं गुड्स 200 लाख, और इंटायर स्टॉक बचा रह गया। तो 150 वाले 200 लाख में तो 50 लाख के आपके पास क्या है, अगेन प्रॉफिट है। इसमें अब होल्डिंग ने नहीं खरीदे हैं तो सब्सिडरी ने बेचे हैं, क्या बेचे, सब्सिडरी ने बेचे बेटा। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर में क्या हो जाएगा बेटा, जब सब्सिडरी ने बेचे हैं तो उस केस के अंदर सब्सिडरी का आपके प्रॉफिट कम करना है, विच एक्चुअली मीन्स, क्योंकि सब्सिडरी का पोस्ट के प्रॉफिट के भी दो हिस्से होते हैं ना, कुछ होल्डिंग में जा रहा है, कुछ माइनॉरिटी में जा रहा है, और एक स्टॉक कम होगा। तो यहाँ इन्होंने यही लिखा है, रिड्यूस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को 50 लाख से, और ए का जो खुद का हिस्सा है वो इसके 75% से कम हो जाएगा, और जो 25% है माइनॉरिटी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, जब सब्सिडरी लिमिटेड एस लिमिटेड जो हमारी यहाँ पे बी लिमिटेड है इफेक्टिवली, उसका जो प्री और पोस्ट है, तो आप पोस्ट प्रॉफिट से 50 कम करोगे, और जो पोस्ट प्रॉफिट की वैल्यू होती है उसके दो हिस्से क्या होते हैं, 75% होल्डिंग का हिस्सा होता है और 25% माइनॉरिटी का। तो इफेक्टिवली क्या होगा, इफेक्टिवली क्या होगा, जो आपके पास में, जो आपके पास में 50 का इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, 75% होल्डिंग की हिस्सेदारी कम होगी, 25% माइनॉरिटी कम हो गया, ठीक है ना। तो वो चीज आ रही है, तो आप कैसे हो जाएगा। तुझे बेटा मैंने ये बात आप लोगों को वहां पे भी बताई थी, ध्यान से सुनना। जब हम AS13 करते थे तो बेटा वहां पर में हमारे को इंस्टीट्यूट को करना क्या चाहिए था, ध्यान से सुनो। आइडली जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड का कॉन्सेप्ट होता है जैसे आता है, वाइडली जाना चाहिए महीनों के हिसाब से, क्योंकि डिविडेंड पूरे साल का है जैसे, तो बीच के महीने या कुछ है तो वैसे होना चाहिए। हमारा इंस्टीट्यूट
99% केस में एक आधे को छोड़कर वो हमेशा वहां पे बच्चों की इजीनेस के लिए टोटलिटी में चलता है, मंथ्स में नहीं चलता था। बट यहाँ पे आके वो थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाता है, तो हम महीनों के हिसाब से ही चलते हैं। किसके हिसाब से चलते हैं? महीनों के हिसाब से ही चलते हैं, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यही डाउट आई थिंक एक आधे बच्चे ने भव्य वगैरह नहीं पूछा था कल, तो मैंने आपको बोला था, ठीक है ना, वो इसी वजह से है। चलो, अभी अगली जो चीज आती है बेटा, यहाँ पर मैं जो मेरे पास आती है, मेरा एक क्लास का क्वेश्चन बचा है अभी, पहले मैं उसको करा दूं, पहले मैं क्लास का क्वेश्चन करा दूं, फिर मेरे पास कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स और जनरल बातें होनी है। पहले एक क्लास का क्वेश्चन अपने पास कर ले जो बचा हुआ रह गया 14th। मैंने होमवर्क के क्वेश्चंस के डाउट ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स लगा के आप लोगों के साथ में वो कर लिए डिस्कस, ठीक है ना, तो वो आपके पास में आ जाएगा। अभी जरा मेरे साथ आ जाओ, चलो। नितिन बेटा, आपको उस टाइप में, उस केस में क्वेश्चंस जो होते हैं, एक होता है बेस क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम पॉइंट्स है, और होते हैं जो डिफरेंट क्वेश्चन में छोटे छोटे डिफरेंट पॉइंट है, सब उतने को मार्क करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है, वैल्यूज किस में, इन थाउजेंड्स में है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड करके आपको दे दी वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू सारी की सारी दे रहा है। कह रहा है ए लिमिटेड ने खरीदे है 3/4 इंटरेस्ट इन बी लिमिटेड। उसने 3/4 इंटरेस्ट खरीदा, मतलब 75% हो गया। 3/4 का मतलब क्या होता है? 75% हो गया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के पहले दिन। और जो खरीदे थे वो 25% प्रीमियम पे खरीदे थे, मतलब जो शेयर्स की फेस वैल्यू उसमें 25% ऐड करके। कह रहा है पीएनएल अकाउंट का वैसे बैलेंस जो बी लिमिटेड का था वो 1000,000 है, जो पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आ रहा है। तो ये ओपनिंग हो गया, ये क्या हो गया? ओपनिंग पीएनएल का बैलेंस दे दिया उसने, ठीक है ना। जनरल रिजर्व का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले साल से आ रहा है, तो जितना क्लोजिंग है इक्वल टू ओपनिंग है। वैसे नहीं भी बोलता तो भी हम यही असम्पशन ले रहे होते हैं जनरली, ठीक है ना। डायरेक्टर दोनों कंपनीज ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया इक्विटी वालों पे फॉर द प्रीवियस एंड करंट ईयर, ठीक है जी। फ्रॉम दी अबव इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या बता दो? प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बता दो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बता दो, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बता दो। तो आपके पास में उसने हमें बोला है कि अल्टीमेटली क्या, प्री पोस्ट प्रॉफिट बता दो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बता दो, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बता दो, ठीक है ना। तो बेसिक है, कोई बैलेंस शीट वगैरह की बात नहीं कर रहा है। नो, मेरी बात जरा ध्यान सुनते जाएंगे बेटा। मैं आपके साथ में इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने जा रहा हूं, पहले मैं आपके पास में सॉल्व करने जा रहा हूं एज पर जो हमारे इंस्टीट्यूट ने किया। एज पर हमारे इंस्टीट्यूट ने जो किया, ठीक है ना। तो एक्विजिशन जो है वो फर्स्ट डे ही है, तो हमारा बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, उसने डेट वगैरह कुछ बोली नहीं है, तो बिगिनिंग ऑफ ईयर लिख देता हूँ, तो कोई टाइम एडजस्टमेंट नहीं आएगी। और जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है वो 3/4 है, दैट इज इक्वल टू 75%, दैट इज इक्वल टू 75%, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे जब एओपी बनेगा ऑफ बी लिमिटेड, तो हम क्या करेंगे बेटा? प्री और पोस्ट। तो पीएनएल अकाउंट का बैलेंस जो है वो हमारे पास ईयर एंड पे 1790, ओपनिंग में 1000 है, तो 1000 प्लस ये इधर आ गया, ये इधर है 1000, और यहाँ कितना होगा? 790, क्योंकि क्लोजिंग में कितना है? 1790। और जो जनरल रिजर्व है वो कितना है बेटा? हमारे पास 800 है, और वो सेम इन ओपनिंग ही है, सेम इन ओपनिंग ही है। तो हमारे पास में प्री और पोस्ट निकल जाएंगे 1800 और 790।
प्योर प्रूफ निकल जाएंगे क्योंकि अलग से कुछ नहीं है। जब आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, हमने कितने शेयर्स खरीदे बेटा, 75%। तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी है, 5,000। हमने, ये फेस वैल्यू है भाई, बैलेंस शीट में जो दिखते हो तो फेस वैल्यू दिखती है ना, हमने इसका कितना खरीदा है, 75% खरीदा है। हमने इसका 75% खरीदा है। और उसने बोला आपने जो शेयर्स खरीदे हैं ना, ये फेस वैल्यू है, आपने इसमें 25% प्रीमियम दे के खरीदे थे। मतलब आपने 10 रुपए का अगर शेयर था तो 12.5 में खरीदा, 100 का था तो 125 में खरीदा, जैसे वो बता नहीं रहा। तो आप अगर 100 का लोगे तो 125 में खरीदा, तो हमने 25% फालतू दिए थे, जो फेस वैल्यू थी उसमें 25% एक्स्ट्रा करके दिया था। तो वो हमारे पास 25% एक्स्ट्रा करके वैल्यू आ गई, 25% एक्स्ट्रा करके वैल्यू आ गई, विच कम्स आउट टू 4687.5। ठीक है ना, क्योंकि डिविडेंड इस साल में पिछले साल का भी दिया जा रहा है, क्योंकि डिविडेंड इस साल में उसने बोला है, हमने जो डिक्लेयर किया है दोनों कंपनीज ने, वो 10% डिविडेंड इक्विटी वालों पे डिक्लेयर किया, प्रीवियस एंड करंट ईयर। लफड़ा करंट ईयर का नहीं है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। पर जो पिछले साल का डिविडेंड दिया है वो हमारे पास में हमारी कॉस्ट को क्या करेगा, कम करेगा, हमारी कॉस्ट को कम करेगा। तो कितना आपके पास में इक्विटी डिविडेंड आया होगा जो हमारी कॉस्ट को कम करेगा। हमारे पास कितनी फेस वैल्यू के शेयर है, 5,000 का 75%, और इसके ऊपर हमें कितना डिविडेंड है, 10%। भाई अल्टीमेटली हमारे पास तो जितनी फेस वैल्यू के शेयर है उसके ऊपर हमें 10% हमारा हिस्सा मिलेगा ना। या 5,000 का पहले 10% बोल दो, फिर 75% कर दो भाई, हमें तो, हम अपनी कॉस्ट से कितना कम करेंगे, जितना हमारे को मिला है पिछले साल का। क्योंकि इस साल में दोनों सालों का दिया, जो इस साल में इस साल का दिया उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 375। तो मुझे अपनी कॉस्ट को क्या करना है, कम करना है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड तो ये बना 4312.5 माइनस शेयर कैपिटल 75% नेट एसेट्स का करना है, विच इज शेयर कैपिटल और प्री प्रॉफिट्स। तो 787.5 का क्या आ गया बेटा, कैपिटल सब। 787.5 का क्या आ गया बेटा, कैपिटल रिजर्व। और फिर आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इसमें क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, होल्डिंग की,
जो सब्सिडरी की थी कितनी थी 1000, और वो सारी की सारी बाहर के लोगों के पास ही है, तो वो सारी माइनॉरिटी में आ जाती है। ये पॉइंट हमने पहले ही पढ़ा था। कुछ बच्चे क्या है, वो अच्छे बच्चे हमारी क्लास के, एवं डांट पड़ती रहती है उन बेचारे बच्चों को, वो सही सोचते हैं। अब प्रॉब्लम की बात क्या है, मैंने आपके समक्ष, अगर आप देखोगे, ध्यान से सुनना, ये वाला आंसर जो है ये किसका आंसर है? मैंने क्या लिखा है इतना वड्डा वड्डा ऊपर? जब मैं ऐसे लिखता हूं ना तो पहले ही कुछ समझ जाया करो। जब मैं ऐसे कुछ लिखता हूं ना तो पहले ही समझ जाया करो। क्या? दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। देखो जहां ठीक है वहां थोड़ी ना मैं कुछ बात करूंगा। यहां पे दाल में क्या काला है? यहां दाल में क्या काला है? आईसीआई की जय हो, आईसीआई की जय हो। बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और खुद ही कुछ क्वेश्चंस में इंप्लाई करना भूल जाते हैं। बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाते पर खुद ही अप्लाई करना भूल जाते हैं। मैं क्या करूं यार? उनको मेल लिखते, उनको बोलते ठीक कर लो ठीक कर लो, ओ क्या है, छोड़ो, हमने आंसर दे दिया दे दिया। ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। पेपर में मान के जाना कि जो तुम ठीक करके आओगे तो उसमें से एक आधा क्वेश्चन तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि ऐसे के आंसर की में ही लगता है मुझे तो कई बार गलती होती है। होता है, और ऐसे बहुत बार देखा, वो गलत कोई करे हुए, वहां पे बंदे बैठा रखे, वो गलती लगे जाए। अब ये गलत आंसर है यार। गलत आंसर क्यों है? गलत आंसर क्यों है? गलत आंसर इसलिए है क्योंकि आप बच्चों ने सही पकड़ा। जो कुछ बच्चों ने सही पकड़ा, बेटा को मेरे को बताओ, जब इस साल में आप पिछले साल का डिविडेंड दोगे, जब इस साल में आप पिछले साल का डिविडेंड दोगे, तो बेटा क्या आइडली आपके पास में जो ये प्री प्रॉफिट्स है इसमें से डिविडेंड नहीं देना था क्या पिछले साल का? ये एओपी ही गलत है, ये एओपी ही गलत है। आपने डिविडेंड दिया करंट ईयर में पिछले साल का, तो करंट ईयर के में क्या करोगे, ऐड करोगे डिविडेंड को जितना पिछले साल का दिया, और वो माइनस कहां से करोगे, पिछले साल के से करोगे ना यार। वो किया नहीं, तुम्हें यहां पे नॉलेज तुम्हारी याद आ गई, यहां तुमने ठीक कर दिया। यहां तुमने ठीक किया है, मना नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। लफड़ा इसका, लफड़ा इन प्री और पोस्ट प्रॉफिट का यही गलत है, ये एओपी ही गलत है। और ये तुम्हें पता है, भव्य पूछ रहा है या पूछ रही है समझ ही नहीं आता, चलो। हाँ वैसे तो डिसाइड हो गया था। हाँ, हाँ पूछ रहा है, तो भव्य पूछ रहा है कि हमारे पास में पता कैसे चलेगा कि हम आईसीआई का जो आंसर की है वो सही बनी है कि गलत बनी है। तो हम पेपर में गलत करके आए जिससे हमें पूरे नंबर मिले, कि हम पेपर में सही करके आए कि हमें पूरे नंबर मिले? हाँ, इसके लिए तुम्हें पंडित जी के पास जाना पड़ेगा। बेटा ये ऐसे बहुत रेयर क्वेश्चंस है जहां आते हैं। तुमने इतना सिलेबस कर लिया, मैंने बताओ, हमें ऑलमोस्ट 3 महीने से ऊपर हो गए सिलेबस करते हुए, इतने सारे हमारे बड़े बड़े चैप्टर हो गए। क्या ऐसा हमेशा देखने को मिला है? हार्डली है यार कुछ क्वेश्चन में, इतना भी मत करो यार तुम लोग यार। इंस्टीट्यूट इज अवर अल्मा मैटर यार। जो भी हम आज की डेट में उस इंस्टीट्यूट की वजह से है, वहां पे ठीक है। जो कई बार कुछ जगहों पे वो लोग जो व्यक्ति लोग बैठते हैं वो अपने अपने ओपिनियन के हिसाब से क्वेश्चन बना देते हैं, पर वो टेक्निकली उसे अपने पास में सही नहीं करते। कॉन्सेप्ट वगैरह सब स्टैंडर्ड किसने बनाया? आईसीए ने बनाए हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अपने पास में यहाँ पर में जो एओपी है वो अल्टीमेटली आपके पास में क्या है, गलत बना हुआ है। अगर आप मेरे से, आप करेक्ट एओपी जानना चाहते हैं, जो मैं बिल्कुल करेक्ट एओपी की बात करूंगा, जो होना चाहिए था, जो बिल्कुल करेक्ट बनता है, वो क्या बनता है?
ठीक है ना। तो बेटा यहां पर मैं पीएनएल अकाउंट जो है 1,790 हुआ। जनरल रिजर्व कितना था? 800 प्लस जो आपने फाइनल डिविडेंड दिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट कल को करेक्शन भी करेगा ना, तो वो पता है क्या करेगा, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, वो इसमें भी गलत कर देंगे। वो इसमें भी थोड़ा करेक्शन कर देंगे कल को, वो इसको भी पूरा ठीक नहीं करेंगे। आइडली इसमें बेटा फाइनल डिविडेंड जो होगा, अगर मैं आपको कहता हूं कि हम पिछले साल का डिविडेंड जब इस साल में डिक्लेयर कर रहे हैं, सिर्फ इक्विटी लिखा है, तो क्या इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा। तो बेटा इनको भी तो दिया जाएगा, तो दोनों को ही दिया होगा ना। पिछले साल की बात हो रही, जो पिछले साल का डिविडेंड करंट है, जो करंट का करंट में दिया उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जो पिछले साल का इस साल में दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया, हमारे पास में कम हो गया। तो प्रेफरेंस भी है और इक्विटी भी है, दोनों ही होंगे ना। और मुझे पूरा विश्वास है कल को जब इंस्टीट्यूट ठीक भी करेगा, कल इंस्टीट्यूट जब ठीक करेगा तो सिर्फ इक्विटी ही करेगा, वो प्रेफरेंस करेगा ही नहीं। तो 1,000 का 6% कितना हो गया? 60। और ये हो गया 500। और फिर माइनस कर देंगे इस फाइनल डिविडेंड को, क्योंकि लास्ट ईयर का था, इधर से 560। तो ये होना चाहिए। ये कौन से वाले का कर रहे हैं हम ठीक? जो करंट ईयर में पिछले साल का दिया, जो करंट ईयर में पिछले साल का दिया बेटा डिविडेंड, जो करंट ईयर में करंट का दिया, उसका तो कोई लफड़ा ही नहीं है यार। जो करंट ईयर में करंट ईयर का देंगे उसका तो कोई लफड़ा ही नहीं है, वो तो ठीक है। जो करंट ईयर में पिछले साल का दिया उसकी वजह से करंट ईयर का प्रॉफिट कम हो गया, माइनस तो प्री का करना है ना। तो वो बात आ रही है। तो ये आपके पास बनता है, जो मतलब मैं बोलूँ टेक्निकली करेक्ट वाली बात आती है। चलो मैं आपको कहता हूँ पेपर में प्रेफरेंस को इग्नोर भी कर देना ये कहते हुए, बट एटलीस्ट इक्विटी को तो करके आना। मतलब मैं इतना बोलूंगा, बिल्कुल ही आंख बंद करके क्वेश्चन मत कर देना, है तो चलो ऐसे का था, बट इक्विटी का कह रहा है तो इक्विटी का तो पक्का करना, प्रेफरेंस का ना भी करना। एटलीस्ट आप +500 और -500 तो सच में बनता है यार, वो तो बिल्कुल ही बनता है, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अंजलि बेटा वो कुछ नहीं बोल रहा, तो हम इक्विटी मानेंगे जिससे वोटिंग पावर आ रही है, मतलब उतने पे मत जाओ यार, देखो इतना मत जाओ, मतलब इंस्टीट्यूट की इतनी भी मत यार कहो यार, मतलब ठीक है बात, बाकी सारी बातें एक तरफ, इतना ही मत मजे लो यार। हाँ मायरा बेटा, मैं आपका डाउट आंसर करता हूँ अभी। ठीक है, तो एटलीस्ट आप, मैं इतना बोलूंगा जब पेपर में करोगे तो यहाँ एटलीस्ट 500 और यहाँ -500 तो एटलीस्ट कर दो, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही 100% सही है। ठीक है ना, वो तो बिल्कुल ही आपके पास में होना चाहिए था, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। इवन प्रेफरेंस करना, जो करंट ईयर का वो नहीं हम कर रहे। ठीक है ना। और एक बच्चा बार बार बोल रहा है सर इधर पीएनएल डिविडेंड पेबल दिख रहा है, तो उसमें क्या हो गया, ये देना बाकी है तो नहीं दिया अभी तक शेयर होल्डर्स को। भाई हमने डिक्लेयर कर दिया, पेमेंट की एंट्री नहीं डाली, पीएनएल टू डिविडेंड पेबल कर दिया, डिविडेंड पेबल टू बैंक नहीं किया बस, तो उसमें क्या हो गया, वो लायबिलिटीज में दिख जाएगा आपके पास में। पिछले साल का दे दिया होगा, ये सिर्फ करंट ईयर का दिख रहा है। रजा बेटा ये तो करंट ईयर का है ना वैसे भी, पिछले साल को तो दे दिया। और दूसरी बात क्या है, हम भी तो इनकम दिखा देंगे जब वो डिक्लेयर कर दिया, इनकम एक्रूअल पे ही आएगी ना, जब डिविडेंड उसने डिक्लेयर किया, मैं तो इनकम रिकॉर्ड कर लूंगा, या पैसे मिलने पे थोड़ी ना करूंगा यार। तुम किसी को उधार पे सेल करते हो तो सेल की एंट्री तो डाल देते हो ना, कि जब पैसे आते हैं तभी डालते हो। पर बात तो सही है, तो हम तो एंट्री डाल देंगे ना, सब्सिडरी कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड इनकम। जब पैसे आएंगे तो बैंक टू सब्सिडरी कंपनी हो जाएगा हमारा हिस्सा। ठीक है ना। चलो, तो इससे आपके पास कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, दिस इज नथिंग टू डू विद इट। ठीक है ना। अच्छा, एक मायरा ने बोला है, मायरा बार बार एक डाउट कह रही है,
मायरा बेटा इस बारे में पता नहीं हमने कितनी बार बात कर ली थी बेटा। बोनस के अंदर में दो ही केस है। बोनस के केस में आपके पास में दो ही चीजें थी। पहला, अगर उसकी एंट्री नहीं डाली है, अगर उसकी एंट्री नहीं डाली है तो उस केस के अंदर में हम कहते हैं एंट्री डालो, एंट्री ये होती है। और हम हमेशा यही कंसीडर करते हैं कि आपके पास में ये जो बोनस दिया जा रहा है हमेशा पुराने प्रॉफिट्स को यूज किया जा रहा है, प्री जो पहले से कमाए हुए प्रॉफिट्स है। हम प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं तो हम कौन से मानते हैं? हमेशा पहले वाले, तो इसलिए हमेशा प्री मानते हैं अनटिल अनलेस क्वेश्चन स्पेशली बोले पोस्ट या आपके पास में प्री है ही नहीं। और जो शेयर कैपिटल बढ़ाओगे, क्रेडिट करोगे, उससे आपके पास कॉस्ट ऑफ कंट्रोल माइनॉरिटी में फर्क पड़ेगा। अगर आप इसे प्री से माइनस करते हो तो आप देखोगे आपके गुडविल कैपिटल में जो आता है कहीं पे कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर पोस्ट से होता है तो एक बार के लिए वो फिर फर्क पड़ जाता है। मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था और आपको ये पूरा समझाया था विद नो बोनस इश्यू और विद बोनस इश्यू लेके। और अगर एंट्री डल चुकी है तो उससे क्या हो रहा है, रिजर्व्स ऑलरेडी कम हो गए, शेयर कैपिटल ऑलरेडी बढ़ गई। अब वो एंट्री करंट ईयर में डली, जो जैसे डिविडेंड में हमेशा होता है, करंट ईयर में डलने की वजह से करंट ईयर का जो बैलेंस दिख रहा है रिजर्व सरप्लस का, पीएनएल का, वो कम दिख रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, एक बार करंट ईयर का बढ़ाएंगे और माइनस कहां से करेंगे? प्री से। आई थिंक इस बारे में भी हम पता नहीं कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, तो हम एक बार ऐड कर देते हैं ना। और ऑब्वियसली टाइम एडजस्टमेंट से पहले ही करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि करंट ईयर का सही है। टाइम एडजस्टमेंट से पहले दो ही चीजें थी, टाइम एडजस्टमेंट से पहले दो ही चीजें थी, एक अगर बोनस की एंट्री हो चुकी है और एक जो डिविडेंड पेड है, ठीक है ना, वही दो चीजें थी। और रीवैल्यूएशन का टाइम एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, स्टॉक रिजर्व का टाइम एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। यहां तक बातें क्लियर हो गई? यस सर। इसके बाद मुझे कुछ और पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने थे, तो क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ सर। तो बेटा ये ना मैं डिविडेंड के आपके साथ आपकी क्लैरिटी के लिए, ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे, मैंने 5-6 केस और बनाए हैं। वैसे तो इसमें कंफ्यूजन रहेगी भी नहीं आप लोगों को, फिर भी मैं चलो बात करने वाला हूँ कि डिविडेंड आपके पास में जो है उसमें क्या क्या सिनेरियोज आपके पूरे चैप्टर में आए थे, और जो कुछ नहीं भी आए थे वो भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहले मेरे साथ सुनते जाएंगे आराम से, फिर मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, ये हमारे चैप्टर में से जो केसेस है मैंने उनको लिया है आप लोगों के लिए, और कुछ फालतू भी बना दिए, ठीक है। ये हमारे अलग अलग क्वेश्चंस में केसेस आए हैं, तो अभी मत नोट करना, मैं नोट करने का टाइम दे दूंगा। बेटा जैसे पहला केस क्या है, हमने एक्विजिशन कब करी? फर्स्ट डे, साल खत्म हो रहा है लास्ट डे, 1 नवंबर को डिविडेंड जो सब्सिडरी दे रही हो फाइनल डिविडेंड दे रही है। बताओ फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या होता है? सर फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है पिछले साल का, फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है पिछले साल का। तो क्या ये आपके पास में डिविडेंड पिछले साल का होगा? यस। तो जब ये डिविडेंड लास्ट ईयर का होगा तो ये डिविडेंड प्री होगा कि पोस्ट होगा? प्री डिविडेंड होगा कि पोस्ट डिविडेंड होगा? सर ये हमारे पास में प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहलाया जाएगा। बस हमें ये प्री पोस्ट की बात करनी है, कौन सा डिविडेंड होगा? प्री एक्विजिशन होगा। अब ये क्या होगा, करंट ईयर में डलने की वजह से करंट ईयर का प्रॉफिट कम हो गया और हमें क्या करना है, प्री में से माइनस करना है। ये प्री एक्विजिशन कहलाया जाएगा ना, आपकी एक्विजिशन से पहले के पीरियड का है ना, आपके एक्विजिशन, क्योंकि फाइनल है तो फाइनल कौन सा होता है? पिछले साल का। फाइनल डिविडेंड कौन सा है? पिछले साल का। ये प्री एक्विजिशन है, ठीक है ना। अगले वाला, अगले वाला केस, ये भी हमारे ये क्वेश्चंस में आई हुई चीजें है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने नहीं कराए हुए। अगले वाले केस में क्या हो रहा है, अगेन डिविडेंड करंट ईयर में दिया 1 नवंबर को, एक्विजिशन अब 1 सितंबर को करी। बेटा यहाँ पे भी ये जो डिविडेंड है ये कौन से साल का है? पिछले साल का है, तो ये फिर से क्या बन जाएगा आपके पास में? प्री एक्विजिशन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड ही कहलाया जाएगा। हाँ, जब इस क्वेश्चन का एओपी बनाओगे, वैसे बात कर रहा हूं, जब इस क्वेश्चन में एओपी बनता है तो यहां पे क्या होगा, अप्रैल से लेकर सितंबर तक 5 महीने प्री भी है, तो टाइम एडजस्टमेंट आएगी। पहले डिविडेंड पेड को ऐड करोगे, करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा, तो उसमें 5 महीने प्री के प्रॉफिट होंगे, 7 महीने पोस्ट के प्रॉफिट होंगे, वो अलग बात है। पर मैं सिर्फ डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड प्री एक्विजिशन ही कहलाया जाएगा। डिविडेंड प्री एक्विजिशन, क्योंकि आपकी एक्विजिशन से पहले का पीरियड का डिविडेंड है, यहां भी आपके एक्विजिशन से पहले के पीरियड का डिविडेंड है, ठीक है ना, तो वो आ गया। अच्छा जी, अगला केस आपके पास आ रहा है, एक्विजिशन आपने लास्ट डे करी, कई बार क्वेश्चन में ऐसा आया हुआ है, और डिविडेंड भी लास्ट डे है।
अब इस केस में हम यही मानते हैं एक्विजिशन सुबह करी, डिविडेंड लास्ट शाम को डिक्लेयर हो रहा है, तो मिलेगा होल्डिंग कंपनी को ही, और वो अगेन क्या कहलाया जाएगा आपके पास में। अब ये डिविडेंड कौन से साल का होगा, अब ये डिविडेंड 2023-24 का है। डिविडेंड कौन से साल का है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो आप इसको इंटरिम बोल सकते हैं भाई। फाइनल डिविडेंड जनरली वो होता है जो एजीएम में डिक्लेयर होता है, मतलब आप इंटरिम बोल दो, आप इंटरिम बोल दो वर्ड पर, ये पूरे साल का ही है, मतलब है इंटरिम पर पूरे साल का ही एक प्रकार से। और आपके पास में यहाँ पे एक जो चीज आएगी ये भी क्या होगा, प्री ही होगा। क्या ही होगा, प्री एक्विजिशन होगा, मतलब ये करंट ईयर का डिविडेंड है, करंट ईयर का डिविडेंड है, ठीक है। पर ये एक्विजिशन लास्ट जो हो रही है तो क्या ही बन जाएगा, प्री एक्विजिशन बन जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन में आया था जिसमें हमने एंट्री डाली थी, जिसमें हमने एंट्री डाली थी, वो छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे ना फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के बाद, उसमें आया था ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जब किए थे, तो ये प्री एक्विजिशन ही होगा। अच्छा, अगले केस में क्या हो रहा है, अगले केस में क्या है, हाँ हमने यही माना था कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने वो assumption लिखी थी मोहित बेटा, कि जो हम प्रॉफिट्स बांट रहे हैं वो करंट ईयर के प्रॉफिट्स को ही बांट रहे हो ना। अब आप लास्ट जो डिविडेंड दे रहे हो तो हम यही मानेंगे 23-24 के प्रॉफिट्स को बांट रहे हो, तो हमने वो assumption भी लिखी थी, तो इंटरिम करके आपका प्री एक्विजिशन थी था। और एक केस में आया था यहाँ पे, ये भी किया था हमने, एक्विजिशन फर्स्ट डे है पर डिविडेंड लास्ट डे दे रहा है, तो अब ये कौन से साल का डिविडेंड होगा। अब मुझे बताओ ये कौन से साल का डिविडेंड है, सर यहाँ पे डिविडेंड हमारा कौन से साल का ही, अगेन 23-24 का है, क्योंकि लास्ट डे दे रहा हूं तो मैं इस साल का ही मान रहा हूँ 23-24 का, तो 23-24 का डिविडेंड हुआ एक प्रकार से। अब ये कौन सा हो गया, सारा पोस्ट हो गया। ये भी हमारे क्वेश्चन में आया था, ये आप लोग जब करेंगे ना, जब रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि हम सारे क्वेश्चंस टाइप कर चुके हैं। अब ये पोस्ट क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास में फर्स्ट डे एक्विजिशन करी थी और डिविडेंड बाद के पीरियड का है। एक्विजिशन आपने फर्स्ट डे करी थी तो डिविडेंड बाद के पीरियड का है। एक्विजिशन लास्ट डे करी थी तो ये आपके एक्विजिशन से पहले का है, उसे प्री बोलते हैं। मतलब मेरे को नहीं लगता इसमें अभी तक किसी भी केस में आपको कहीं कंफ्यूजन या डाउट आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे असाइनमेंट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना, अलग अलग क्वेश्चंस ही आए हुए हैं, ठीक है ना। फिर अगला जो है, अगला जो है वो कहता है जी 1 अप्रैल 23 है, एक्विजिशन करी अब और डिविडेंड लास्ट डे है। ये डिविडेंड कौन से पीरियड का होगा, ये डिविडेंड का यानी कि पीरियड कौन सा है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। अब सही बच्चे मुझे बताएंगे, ये भी हमने क्वेश्चन किया था, याद करो एक क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था और जिसमें हमने बोला था 7 महीने प्री 5 महीने पोस्ट, हमने ऐसा किया था। तो यहाँ वही हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये अगर 23-24 का डिविडेंड है, ये इंटरिम हो गया एक प्रकार से, मतलब इस साल का है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, तो इसमें कितने महीने प्री और कितने महीने पोस्ट हो गया। तो डिविडेंड जो होगा कितने महीने प्री होगा, इसमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना है 8 महीनों का, और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कितना होगा 4 महीनों का। एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें 7 और 5 था, आई थिंक वो क्लास का क्वेश्चन जो था, मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें वो 7 और 5 था, आप जाके देखोगे, हाँ ये वाला क्वेश्चन था वो। और इस क्वेश्चन में वो पूरा लास्ट में ही था, ये क्वेश्चन में था वो 7 मंथ्स और 5 मंथ्स, अब जाके देखोगे ना, तो आप रेफरेंस दे सकते हो क्वेश्चन 11 की यहाँ पे। मतलब ऐसा क्वेश्चन हमने जो किया था वो सिमिलर है क्लास क्वेश्चन, कौन सा लिखा मैंने 11, तो ऐसा हमने क्लास क्वेश्चन 11 में देखा था, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट था ये क्लास क्वेश्चन 12 में हमने देखा था। फर्स्ट डे एक्विजिशन करी थी, लास्ट डे था तो सारा पोस्ट हो गया था, तो वो वाली बात आ रही है। हाँ, अब 6 केस मैंने बनाया है, 6 केस मैंने आपके पास में बनाया है, ध्यान से सुनो। 6 केस के अंदर में, 6 केस के अंदर में आया नहीं, अब इसमें ध्यान सुनो, ये इंटेरिम डिविडेंड है और ये मैं लास्ट डे, जब लास्ट डे नहीं दे रहा, ये आपके पास जो है हम इतने पीरियड का दे रहे हैं, तो यहां डिविडेंड ही कितने महीने का है, डिविडेंड है ही कितने महीने का, डिविडेंड फॉर 7 मंथ्स है,
डिविडेंड है ही कितने महीने का, 7 महीने का डिविडेंड दे रहे भैया। डिविडेंड है ही कितने महीने का, 7 महीने का डिविडेंड है। और उस 7 महीने के डिविडेंड में से प्री के कितने महीने का है प्रोपोर्शनेटली, 2 महीने का, अप्रैल और मई। और जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने पोस्ट का है। तो जो 7 महीने का डिविडेंड का अमाउंट आएगा उसमें से 2 महीने का प्रोपोर्शनेटली प्री में से एडजस्ट होगा और 5 महीने का पोस्ट से एडजस्ट होगा। हाँ, इसका कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं, पर मैंने ये आपको बताई भी है बात, मतलब ये मैंने आपको बताई, मतलब लिखवाई भी है, बताई भी है। हाँ, इसका क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने कोई नहीं दिया, इसका क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने कोई नहीं दिया, ठीक है ना। ये मैंने आपको बात कहाँ बताई थी, मैं आपको ये भी लिखवा देता हूँ, दिखा देता हूँ, मतलब आपको डाउट ना रहे। ये जब मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि एक फाइनल होता है, वो तो लास्ट ईयर का होता है। ये देखो, ये मैंने बोला था इंटरिम जो होता है वो जैसे ड्यूरिंग द ईयर का होता है। अब वो प्री भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है अलग अलग केस में, और प्री ऑब्लिक पोस्ट भी हो सकता है। क्योंकि अगर वो एक्विजिशन बीच में कुछ महीनों के, तो कुछ प्री कुछ पोस्ट, कुछ प्री कुछ पोस्ट। तो वो हमारे क्वेश्चंस में नहीं आया, बट ये ऐसा हो सकता है केस, ऐसा हो सकता है केस, ठीक है ना। तो ये मैंने अलग अलग केसेस बस समराइज कर दिया आपके लिए, अलग अलग केसेस आपको समराइज कर दिया ताकि आप लोगों को एक बार के लिए क्या मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए, और कुछ नहीं है बेटा, सो दैट यू गेट अ क्लैरिटी ऑफ द पॉइंट। तो आप इस सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, आप सही बच्चे इसको नोट कर लेंगे बेटा। अयन बेटा, हमने तो पहले ही बात करी थी, इंटरिम डिविडेंड जो है वो आपके पास कंपनी क्या करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सोचते हैं हमने इस क्वार्टर में प्रॉफिट कमा लिया, तो शेयर होल्डर्स को क्यों वेट कराए अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक। तो हम कहते हैं शेयर होल्डर्स को खुश कर देते हैं, तो हम बीच में ही डिविडेंड दे देते हैं। जो एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा जो भी डिविडेंड दिया जा रहा है वो इंटरिम ही होता है। मुझे बात को, काफी बच्चों को बहुत जल्दी पड़ी है कोर्स की, बेटा मैं बता देता हूँ, मेरे को नहीं पड़ी। मैं चाहता तो ये ना केसेस करा के आपको क्वेश्चन सारे करा दिए, मैं आज से नया चैप्टर चालू कर देता। प्लीज समझो, पेपर का लेवल और जो हमारा क्वांटम ऑफ सिलेबस है वो एक सिग्निफिकेंट है बेटा। ऑलमोस्ट हमारे सिलेबस की, मैं एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, 125 क्लासेस आपकी लगती है, अप्रोक्सीमेट, प्लस माइनस 1-2 क्लासेस आपको लेके चलना। तो आई थिंक हमारे सिलेबस की अब तक 70 ऑड क्लासेस आपकी लग चुकी है, ठीक है, 70 ऑड क्लासेस हमारी लग गई है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 125 क्लास लगते हैं, आप ट्रैकर से देख सकते हैं। तो मेरा जो टेंटेटिव आपका टारगेट मान के चलेंगे, आपका सेकेंड लास्ट या लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक हो जाएगा, मतलब आप ये लेके चल सकते हैं 25-1 जनवरी तक मैं लेके चलता हूँ आप लोगों का, ठीक है। 20 से 25 जनवरी तक मैं आप लोगों का लेके चलूंगा, इतना आपका लगता है, ठीक है। अभी हमारे इसके बाद एएस चालू हो जाएंगे एंड वी हैव टू गो स्लो, बिकॉज आप लोग मुझे जल्दबाजी बोलेंगे, आप लोग कहते रहे जितना मर्जी, मैं नहीं करने वाला। क्योंकि सिलेबस खाना पूर्ति करने का कोई फायदा नहीं है, करना है तो ढंग से करना है, ठीक है ना। आपके 2 सब्जेक्ट्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है बेटा, एक एडवांस अकाउंटिंग, एक टैक्सेशन का, एक एडवांस अकाउंटिंग, एक टैक्सेशन का, ठीक है ना। इन दोनों में समय लगता है, इसलिए हमने स्ट्रेटेजी ही ये बनाई थी कि ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके साथ साथ चलते रहेंगे। जैसी कॉस्ट आपका खत्म होगा आपका एफएम चालू कर देंगे, जैसे आपका लॉ खत्म होगा वैसे ऑडिट चालू, ताकि आप फरवरी एंड तक टोटली हम आपको फ्री कर देंगे।
हाँ, आप ये जरूर है कि जो आप एडवांस अकाउंट और टैक्सेशन जैसे ही आपका खत्म होगा, मान के चलो जैन के लास्ट के बाद से खत्म हो जाएगा, तो आपको वैसे ही स्पेयर टाइम मिल जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो प्लीज इस चीज को लेके हम बार बार ना करें डिस्कशन, उसका कोई फायदा नहीं है। जिन बच्चों को बहुत जल्दी है सिलेबस की करने की, तो बेटा वो अगर उनके पास प्रो का होगा तो उनके पास पिछले बैच का एक्सेस होगा, तो वहां से कर लो, तो वहां से कर लो, मैं मना नहीं करूंगा। आप लोगों के पास में आपको जो लेक्चर से आपको पिछले वाले के अवेलेबल होंगे, प्रो हो तो खजाना का एक्सेस होगा, वहां से कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। ऑडिट शुरू होगा जब लॉ खत्म होगा, एफएम शुरू होगा जब कॉस्ट खत्म होगा, सिंपल यार। आई थिंक ये चीजें पता नहीं कितनी बार हमने कम्युनिकेट किया, मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो भी आपके लिए पूरी बनाई थी जब आपका बैच चालू हुआ था। एडवांस अकाउंट और टैक्सेशन का सिलेबस बहुत ज्यादा है, वो 1.5 गुना है ऑलमोस्ट एज कम्पेयर टू जो बाकी सब्जेक्ट्स है, ठीक है। और इस वजह से आपके पास में क्या है, हम वो पैरेलली चलाते चल रहे, जैसे लॉ खत्म होगा आपका ऑडिट चालू हो जाएगा, जैसे कॉस्ट खत्म होगा वैसे एफएम चालू हो जाएगा, ठीक है ना। सुजल बेटा वो तो एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है, तो मैं अगर ऐड करूंगा तो माइनस भी तो वहीं से करूंगा ना, इसलिए कुछ नहीं करूंगा सुजल। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो एंट्री डल गई, समझो सुजल। तो मैंने करंट ईयर वाला तो माइनस सही हुआ है, तो उसे ऐड भी करोगे क्वेश्चन 14 में, तो माइनस भी तो वहीं से होगा। आदित्य बेटा मैं टीम को लेक्चर के बाद बोल दूंगा कि लेक्चर कल का अपलोड कर दे, मैं कह चुका हूं आप लोगों के बाद। ये आई थिंक आप लोगों के केसेस आपके लिख दिए होंगे आप लोगों ने, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या। ये हमारे पास बच्चे जो है उनकी कुछ ना कुछ क्वेरीज चलती ही रहती है। फोर्थ केस में ट्रीटमेंट का ये आपका बिल्कुल क्लास क्वेश्चन 12 था बेटा, इसमें एंट्री होल्डिंग कंपनी क्या डालेगी, बैंक टू पीएनएल, क्योंकि पोस्ट ही है। तो ये आपने करंट ईयर का ही है तो करंट ईयर का ही करेंगे आप। इंद्रानी ने मुझे अनम्यूट कर ही लिया, पहले म्यूट कर रखा था ना मुझे। इंद्रानी ने मुझे अनम्यूट कर ही लिया। दीक्षा बेटा स्टॉक रिजर्व के हमने दो ही इफेक्ट किए यहाँ पे, आप कंफ्यूजन लेके आते रहोगे, कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। चैप्टर आज अंतिम सांसें ले रहा है और आप बीच बीच में फंसे हुए हो। बताओ, स्टॉक रिजर्व के कैरी हमने एक ही इफेक्ट किया, कहाँ एक इफेक्ट किया यार, पूरी एडजस्टमेंट कर डाली। होल्डिंग सब्सिडरी को देता है, सब्सिडरी होल्डिंग को देता है, तो यहाँ पर मैं बैलेंस शीट में स्टॉक कम करते हो या जो मर्जी जिसको दे, और दूसरा इफेक्ट आपका प्रॉफिट कम होता है। पता नहीं मतलब हो क्या गया आज बच्चों को, मैं तो सच में सोच के हैरान हूँ, डाउट लास्ट लेक्चर में जाके पूछ रहे जबकि हम पूरा चैप्टर कर चुके, कम से कम 8-10 क्वेश्चन कर चुके, बैलेंस शीटें टैली कर करके बल्ले बल्ले कर चुके, और ये कह रहे हैं हमने एक ही इफेक्ट किया स्टॉक रिजर्व का। बताओ। ओपनिंग स्टॉक की यहाँ चर्चा ही नहीं होती, तो मैं ओपनिंग स्टॉक का क्यों करूं कुछ। वो आप जनरली तब करते हो जब ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो, ओपनिंग स्टॉक होता है और वो वहां बोलता है, यहाँ ही नहीं है ऐसा। चलो जी, क्या ये बात आपके पास क्लियर हो गई है। सम्राट बेटा उसमें करना कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो। आप ओपनिंग पीएनएल डालोगे और लास्ट डे का पीएनएल डाल दोगे,
तो डिफरेंस आ जाएगा करंट ईयर का। उसमें जितना ये इंटरिम डिविडेंड होगा एक बार सारा कर दोगे ऐड, ऐड हो गया तो करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। फिर उसमें से 2 महीने का प्री एक्विजिशन वो टाइम एडजस्टमेंट लगेगी, तो 2 महीने का आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 2 महीने का क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। ठीक है ना, तो वो आपके पास में आ जाएगा। और फिर आप जो डिविडेंड है वो आप क्या करोगे, 2/7 माइनस करोगे प्री से और 5/7 माइनस करोगे उससे, बस इतना करना होगा। ठीक है, चलो अभी के लिए एक और छोटा सा पॉइंट है जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करना है, विच इज अनरियलाइज लॉसेस। बेटा ये पॉइंट जो है हमारा गिवन है AS 21 में, मतलब हमारा ICA मॉड्यूल लिखता है, बट नो क्वेश्चन टिल नाउ बाय ICI, तो इसलिए इसे हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। ये पॉइंट क्या आ रहा है, ये पॉइंट बेटा आ रहा है अनरियलाइज लॉसेस को लेके। हमने आज तक हमेशा बात करी हमने प्रॉफिट पे बेचे तो अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो भैया प्रॉफिट माइनस करो और स्टॉक कम करो। यहां उल्टा हो रहा है, हमने जो बेचे वो गुड्स नुकसान पे बेचे, हमने जो गुड्स बेचे वो नुकसान पे बेचे। तो अब इसका क्या करेंगे, तो मैं लेट से कहता हूं कि होल्डिंग लिमिटेड ने सब्सिडरी को जो गुड्स थे वो कॉस्ट थी उनकी 10,000 और उनको सेल किया 9,000 में। सेल किया कितने में, 9,000 में। तो कितने का लॉस हुआ, 1,000 का। अभी ये कितना परचेज दिखा रहा है, 9,000। मान लो इसके स्टॉक में 100% गुड्स बचे हैं, ताकि मुझे परसेंटेज का रोल नहीं पड़ेगा ना, तो स्टॉक में पूरे 9,000 के गुड्स बचे हैं। सवाल ये उठा कि अनलेस लॉस को भी रिवर्स किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा। तो बेटा जनरल रूल क्या है, एलिमिनेट करना है अनलेस कॉस्ट रिकवर नहीं हो सकती। ये कॉस्ट रिकवर नहीं हो सकती का मतलब क्या है, तो यहाँ दो सिनेरियोज बन रहे हैं, समझना। जनरल रूल है लॉस रिवर्स, जैसे आप प्रॉफिट को कम करते हो तो लॉस को ऐड कर दोगे, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट में भी ऐड कर दोगे और आपके पास में जो स्टॉक को भी बढ़ा दोगे। भाई जो आप अभी तक करते हो उसको उल्टा कर दोगे ना, आप एक प्रॉफिट में से कम करते थे, एक स्टॉक से कम करते थे। अब क्या होगा, स्टॉक भी बढ़ जाएगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हम एनालाइज प्रॉफिट को जैसे एलिमिनेट करते थे तो लॉस को भी करेंगे, कहने का मतलब ये। बट उसमें वो दो केसेस देता है, ध्यान से लॉजिकली सोचना, बिल्कुल सही दिए केस। अगर एनआरवी कॉस्ट से ज्यादा है, मैं कहता हूं ऐसे ही मत कर देना, स्टैंडर्ड कह रहे ऐसे ही मत कर देना। कहते हैं पहले हम चेक करेंगे उसकी एनआरवी कितनी है। मान लो जो गुड्स है उसकी एनआरवी 10,500 है, तो अगर उसकी एनआरवी 10,500 है, गुड्स की, गोडाउन में गुड्स बचे हुए हैं, एनआरवी 10,500 है, तो मुझे बताओ आपका, जब हम ASB करेंगे, और आपने आज तक भी सुना है इन्वेंट्री को वैल्यू किस पे करते हैं, इन्वेंट्री वैल्यू होती है बेटा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो कॉस्ट है हमारी कितनी, 10,000, और एनआरवी कितनी है हमारी 10,500। तो इस केस में हम कितने पे दिखाते, 10,000 पे। इस केस में हम कितने में दिखाते, 10,000 पे दिखाते ना। तो कहते हैं एक काम करो, एक काम करो, आप अपने पास में जितना, क्योंकि आप तो 9 पे दिखा रहे हो ना, और वैसे प्रिसाइसली अगर आपने ना बेचे होते या ना होता कुछ तो आप इसे 10 पे दिखाते ना। तो अनरियलाइज लॉस को एलिमिनेट कर दो, तो अनरियलाइज लॉस जो है 1,000 का, उसे रिवर्स कर दो। तो आप अपने स्टॉक को 1,000 से बढ़ा दो और प्रॉफिट को भी 1,000 से बढ़ा दो। बताओ प्रॉफिट किसका बढ़ेगा, सही बच्चे बताएंगे।
सर जिसने बेचे हैं, तो किसने बेचे थे? होल्डिंग ने। तो होल्डिंग का प्रॉफिट बढ़ जाएगा 1000 से, और बैलेंस शीट में जो स्टॉक है वो 9000 प्लस 1000 करके कितने का दिख जाएगा? 10,000 का। क्योंकि उसकी करेक्ट वैल्यू 10 पे लेके आना है, वो 9 पे दिख रहा है अभी। पहले ज्यादा दिख रहा था, हम कम कर रहे थे, अब कम दिख रहे हैं, हम ज्यादा कर रहे हैं। हम कम दिख रहे हैं, अब ज्यादा कर रहे हैं। तो उसको उसकी रियल कॉस्ट पे लेके आना है। पहले भी तो यही करते थे, रियल कॉस्ट पे लेके आओगे ना। तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे भी। ऐसा कुछ नहीं है, रियल कॉस्ट पे ही लेके आ रहे हैं उसको। रियल कॉस्ट पे ही लेके आ रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअली कहीं दिक्कत नहीं है। बट कहता है इफ एनआरवी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकवर द लॉस इंकर्ड ऑन ट्रांसफर, तो अनरियलाइज लॉस को रिवर्स नहीं करेंगे। अनरियलाइज लॉस को रिवर्स नहीं करेंगे। मतलब कि अगर एनआरवी कम है, अब एनआरवी मान लो 9000 है, तो मेरे गुड्स की कॉस्ट है 10 और एनआरवी है 9, तो लोअर कितना हो गया? 9। तो मैं अनरियलाइज लॉस को रिवर्स नहीं करूंगा। मैंने वैसे भी तो 9 पे ही दिखाने हैं। मैंने वैसे भी तो ही 9 पे ही दिखाने हैं। तो एनालाइज लॉस को रिवर्स नहीं करेंगे। अब नहीं एलिमिनेट करेंगे। हाँ, वो तब करना है अगर वो कॉस्ट से ज्यादा है। अगर वो कम है तो आपके पास वो रिकवर नहीं कर पाएगा लॉस को। एनआरवी अगर कवर नहीं कर पाएगा तो कहता है रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसमें ना केसेस और बना सकता हूँ। बच्चा कहेगा सर 8500 है, बच्चा कहेगा 9200 है, तो वो लोअर के हिसाब से अब उसमें क्या होगा? कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वो मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने ऐसा केस लिया जिससे एटलीस्ट बस एक बेसिक क्लैरिटी मिल जाए। आईसीए ने तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा जीवन में कभी। अब मैं इसके अगर और बारीकी के केसेस बनाता रहूंगा तो आप लोगों के लिए दिक्कत, मतलब दिक्कत नहीं बोलूंगा मैं, कंफ्यूजन अननेसेसरी क्रिएट होगी। मतलब इसलिए मेरे को सिर्फ ये था कि मतलब एक बार जनरल पॉइंट बताना था आपको कि भाई अनलेस लॉस है वो भी एलिमिनेट होता है, स्टैंडर्ड बोलता है बकायदा, बट अगर एनआरवी कॉस्ट से ज्यादा है। तो आपको इतनी सी याद रखनी है बात। आपको एक्चुअली में बस जो ध्यान रखना है वो ये याद रखना है, एलिमिनेट किया जाएगा और वो तब होता है अगर एनआरवी कॉस्ट से ज्यादा है, तो रिवर्स होता है। तो रिवर्स होता है। ठीक है ना, बस इतनी सी बात याद रखनी है। हमने पूरा चैप्टर कर लिया। मैंने आपको आई से के स्टेडियम टिल के सारे क्वेश्चंस करा दिए, आज तक के आरटीपी के क्वेश्चंस कर लिए, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कर लिए। क्या ऐसा पॉइंट मेरे को देखने को मिला? नहीं मिला। बट क्या ये गिवन है? यस। क्या पूछा जा सकता है? देखो, मनाही तो है नहीं, ऐसा केस बना देगा इसे। अब मेरा बात समझ रहे हो? प्रैक्टिकली पॉइंट है ना, देखो इट इज नॉट अ थ्रेटिकल पॉइंट। इसलिए मैंने क्लास में डिस्कस किया। कोई थ्रेटिकली चीजें होती है जो नहीं पूछी यार, हम भी कहते हैं चलो छोड़ो, हर चीज की थ्योरी थोड़ा ना पढ़ते रहेंगे, वो क्या लोड है उतनी। बट लीस्ट ये ऐसा पॉइंट है जिसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हो सकता है किसी क्वेश्चन में। तो इसलिए मुझे था कि आपके साथ डिस्कस करूं, जो आज तक नहीं पूछा। तो कल को आ गया तो बच्चा बोलेगा हो ये पॉइंट तो किया ही नहीं था हमने। समझे बात को? इसलिए इसे नोट कर लेंगे बेटा, इसे नोट कर लेंगे सही बच्चे। फिर हम कुछ थ्रेटिकल बातें हैं बस उसे करके वाइंड अप करेंगे। मोहम्मद रजा बेटा वही हमारा AS2 बोलते हैं जब हम काउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेंगे कि एनआरवी अगर कम होती है तो हम कॉस्ट और एनआरवी से लोअर पे दिखाते हैं, कंजर्वेटिज्म से ही बनता है वो आपका रूल जो है। ठीक है ना? चलो, अभी के लिए बेटा मैं कुछ थ्रेटिकल बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। तो कुछ जनरल बातें ध्यान से सुनो।
बेटा जैसे कि हमारे पास फर्स्ट डे जब हमने पढ़ी थी बात, तो हमने होल्डिंग की डेफिनेशन पढ़ी, सब्सिडी की डेफिनेशन, लॉ में आप पढ़ते हैं चीजें, तो मैं ना यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट जनरल बता रहा हूँ क्योंकि हमारे एएस में कंपनी लॉ में बातें लिखी गई है। तो जैसे हमारा कंपनी लॉ का सेक्शन 19 जो है वो ये बोलता है कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स नहीं रख सकती। मतलब जब लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे है, जो बोलता है कि होल्डिंग के सब्सिडरी में शेयर है, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं रख सकती, सब्सिडरी के पास शेयर्स नहीं होल्ड कर सकती। हाँ, इसके पास में कुछ एक्सेप्शन आती है कि जहां पे वो रख सकती है, तो वो कुछ एक्सेप्शन है जो आप पढ़ते हैं, जैसे कि अगर सब्सिडरी होल्ड कर रही है शेयर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किसी डिजीज मेंबर के, ठीक है, या वो शेयर्स एज ए ट्रस्टी रख रही है, या उसके पास पहले से ही शेयर पड़े थे, मतलब जब वो सब्सिडरी बनी थी उससे पहले से ही पड़े थे शेयर, तो उन केसेस में परमिटेड है, वरना परमिटेड नहीं है जैसे, ठीक है ना। फिर हमने जनरल बातें कर ली थी। फिर एएस नंबर 21 कहाँ अप्लाई नहीं होता, तो बेटा सिंपल सी बात है, हमने अमेलगमेशन का जो इवेंट किया उस पर अप्लाई नहीं होगा। जब दो कंपनी आपस में इकट्ठे हो रही है, पुरानी बंद हो जाती थी, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को आपके पास में खरीदा, ठीक है ना, देव जो था बेटा वो क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, आपने क्लास नहीं लगाई होगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर बेटा अलग बातें होती है, वो एएस 23 और 27 हम बाद में करेंगे, एएस 23 और एएस 27 हम बाद में करेंगे, तो ये वहां पे है, ठीक है ना। तो वो ये आपके पास एएस 21 अप्लाई नहीं हो रहा, जो भी ऐसे हम शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं जिससे आपके सारे, तो उसमें वो कहता है एएस 14, 23, 27 में आपके पास नहीं होगा, तो वो ऑब्वियसली वो अलग स्टैंडर्ड्स है, वो अलग चीज है, वो अलग आते हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट जो है एक्सक्लूजन, कहते हैं कुछ जगहों में, ध्यान से सुनना, कुछ जगहों में दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी है, कुछ जगहों में दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी है, फिर भी आपने कंसोलिडेशन नहीं करनी। मैं क्या कह रहा हूं, कुछ जगहों में दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी है पर आपने कंसोलिडेशन नहीं करनी, तो ये हमें कुछ एक्सेप्शन देने जा रहा है कि किस केस में कंसोलिडेशन नहीं करनी। तो एक्सक्लूजन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये थ्रेटिकल पॉइंट है, थ्रेटिकल पॉइंट है जो एमसीक्यू वगैरह में रोल प्ले कर सकता है। कहते हैं सब्सिडरी को एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम कंसोलिडेशन। हम कब उस सब्सिडरी की कंसोलिडेशन नहीं करेंगे, अब मान लो ए लिमिटेड हमारी होल्डिंग कंपनी है और उसकी बी, सी, टी, ये तीनों सब्सिडरीज है, ये तीनों सब्सिडरीज है। अब बेटा बात ये आती है, मैं कहता हूं कंसोलिडेशन इन दोनों के लिए करेंगे, बी के साथ के हम कंसोलिडेशन नहीं करेंगे, लेट से। अब वो कहता है क्यों नहीं करोगे तुम भाई, बी लिमिटेड को कंसोलिडेट क्यों नहीं करोगे, कहता है हम तब नहीं करेंगे, हम तब नहीं करेंगे जब, कहता है कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्परेरी, कहता है जब आपका उस पर कंट्रोल जो है वो टेम्परेरी है। और टेम्परेरी का मतलब क्या होता है कि सब्सिडी जो खरीदी गई थी एंड हेल्ड एक्सक्लूसिव विद अ व्यू टू सब्सिक्वेंट डिस्पोजल इन द नियर फ्यूचर, मतलब हमने जो उसके शेयर खरीदे हैं ना 50% से ज्यादा, या पावर टू कंपोज बॉडी, हमने उसको फटाफट से बेच देने हैं, मतलब नियर फ्यूचर हमने उसको इस इंटेंशन से खरीदे हम फटाफट बेच देंगे। आज 60% शेयर खरीदे, हम कह रहे थोड़े महीनों बाद इसे बेच देंगे, तो नियर फ्यूचर के अंदर, तो कहते हैं यार ये टेम्परेरी हो गई ना, मतलब आप इसे अपने पास इस नजरिए से नहीं देख रहे कि आप इसे लंबे समय तक रखोगे, तो अगर वो आपका कंट्रोल क्या है, टेम्परेरी है, और वो टेम्परेरी का मतलब क्या होता है कि नियर फ्यूचर में आने वाले कुछ ही समय में आप उसके शेयर बेच दोगे, तो आपके पास हो रहा है। या फिर इट ऑपरेट्स अंडर severe long term restrictions which significantly impair its ability to transfer funds to the parent। वैसे पॉइंट्स हमारे ना एएस 23 एएस 27 में भी आएंगे, पर फिर भी मुझे बताना जरूरी था। तो बेटा वो क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि जो बी लिमिटेड है, इट का मतलब है बी लिमिटेड, बी लिमिटेड के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है लंबे समय के लिए। मान लो बी लिमिटेड का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गवर्नमेंट के साथ, किसी थर्ड कंपनी के साथ, कि हम तुम्हारी कंपनी में पैसा तभी लगाएंगे, हम तुम्हें लोन तभी देंगे जब तुम होल्डिंग कंपनी को पैसा नहीं भेजोगे। उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सब्सिडरी का किसी थर्ड के साथ में, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में ऐसा लिखा है कि तुम होल्डिंग कंपनी को फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, तुम्हारे को रुकावट लगा दी। तो क्या कह रहे हैं कि सब्सिडरी जो है उस पर कुछ लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस है, उस पर कुछ रुकावटें हैं, लंबे समय के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ दिखते हैं,
विच इंपेयर, इंपेयर का मतलब है रुकावट, मतलब जिससे वो ट्रांसफर नहीं कर सकती फंड्स किसको, अपने पेरेंट्स को। तो वो कहने कोई सब्सिडरी हुई ना, भाई हमने उसमें पैसा लगाया, वो हमें अपने पास डिविडेंड वगैरह दे ही नहीं सकती, हमें पैसे ही नहीं भेज सकती। तो कह रहा है क्यों नहीं भेज सकती, क्योंकि उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, तो उस वजह से वो कहने कोई सब्सिडरी कागजों में है, वो एक्चुअल में नहीं है। इसलिए कहता है उस केस में आप इनको कैसे ही दिखाओगे, ऑब्वियसली AS13 के हिसाब से ही दिखाओगे, बट नॉर्मल इन्वेस्टमेंट तो AS13 के हिसाब से ही दिखती है, मतलब स्टैंड अलोन में भी AS13 के हिसाब से दिखेगी, कंसोलिडेटेड में भी AS13 के हिसाब से दिखेगी, ठीक है ना। और हम उसका रीजन भी दे देंगे हमने उसको कंसोलिडेट क्यों नहीं किया, भाई दोनों में से कौन सा कारण है, ठीक है ना। फिर अगला आता है बेटा, वो एक छोटा सा वर्ड आता है, टेक्निकल अगेन वर्ड पे बात आ जाती है कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारी सब्सिडरी है वो हमारी LLP या फर्म ही हो। भाई जनरली तो कंपनी होती है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी है बट उसकी जो सब्सिडरी है ना वो कंपनी नहीं है, वो LLP या पार्टनरशिप फर्म है। मतलब आप किसी के पार्टनरशिप फर्म में आपके पास 50% से ज्यादा की शेयरिंग है, या LLP में 50% से ज्यादा की आपके पास PSR है, तो उस केस के अंदर में क्या कंसोलिडेशन होगी, वो कहता है यस, क्योंकि कहता है AS21 यूजेस द वर्ड एंटरप्राइज। तो कहता है एज पर डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी, एंटरप्राइज विच इज कंट्रोल्ड बाय पेरेंट को कंसोलिडेट करना है, एंड टर्म एंटरप्राइज इंक्लूड्स कंपनी एंड एनी एंटरप्राइज अदर देन कंपनी। तो देयरफॉर LLPs एंड पार्टनरशिप फर्म्स भी अगर है तो कंसोलिडेट किया जाएगा, कंसोलिडेट किया जाएगा। तो अगर होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेशन करनी है उस सब्सिडरी की भी जो उसकी क्या है LLP और पार्टनरशिप फर्म, तो अगर वो उसकी LLP है या पार्टनरशिप फर्म है जो सब्सिडरी है तो भी कंसोलिडेशन होगी, बिकॉज द वर्ड यूज इज एंटरप्राइज, ठीक है ना। एडवांटेजेस जनरल बात है, कंपोनेंट जनरल बातें है, ठीक है ना। प्रोसीजर इज नॉट इंपॉर्टेंट, गुडविल कैपिटल्स अब हमारा सीख चुके हो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, कंसोलिडेटेड PL ऑलरेडी डन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, कैश फ्लो का मैं पॉइंट बता देता हूँ आप लोगों को। बेटा कैश फ्लो कंसोलिडेटेड बनाई जाती है, ऑब्वियसली बनाई जाती है, भाई कंसोलिडेटेड कैश फ्लो भी बनाएंगे, फर्स्ट लेक्चर में जाके देखो, हमने बोला था अगर पेरेंट अपना कैश फ्लो बना रहा है तो हम कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बनाएंगे। सवाल ये आता है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, नो क्वेश्चन बाय ICI, बट इसमें भी एक बेटे से बेसिक सी बात है, क्या मैं बेसिक सी बात बता सकता हूँ, क्योंकि आपको इंडिविजुअल कैश फ्लो आती है, होल्डिंग की अपनी कैश फ्लो है, सब्सिडरी की अपनी कैश फ्लो, आपने कंसोलिडेटेड करनी है। बताओ कंसोलिडेटेड करते समय क्या करोगे सर, जैसे PNL में करते थे, लाइन बाय लाइन आइटम्स ऐड कर दोगे, ऑपरेटिंग की ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग की फाइनेंसिंग, क्योंकि आप कैश फ्लो का चैप्टर कर चुके हो। अच्छा, बस क्या करोगे, जैसे वहां कॉमन ट्रांजेक्शन एलिमिनेट करते थे वैसे यहाँ कॉमन ट्रांजेक्शन एलिमिनेट कर देंगे। जैसे सब्सिडरी ने होल्डिंग को जो डिविडेंड दिया, वो सब्सिडरी की कौन सी एक्टिविटी होगा, फटाफट से बताओ सही बच्चे, सब्सिडरी ने जो होल्डिंग को डिविडेंड दिया वो सब्सिडरी की कौन सी एक्टिविटी है। सर डिविडेंड पेड जो होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, हाँ वो सब्सिडरी की फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। होल्डिंग की कौन सी एक्टिविटी होगी, जिसको डिविडेंड मिलता है, सर वो उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इंडिविजुअली दोनों सही है, इंडिविजुअली दोनों सही है, बस इकट्ठे करते समय कैंसिल कर देंगे, भाई इकट्ठे करते समय कैंसिल कर दोगे, बस इतना ही करना है। तो उतना इन्वेस्टिंग से हटा दोगे, उतना फाइनेंसिंग से हटा दोगे, बात खत्म हो गई। तो बस वो इतनी सी बात कह रहा है कि लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करना है, हॉवेवर जो आपस की है वो कैंसिल कर देना, बस इतनी सी बात है। तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, कुछ पॉइंट नहीं है, बट आपको पता तो होना चाहिए ना, आपको पता तो होना चाहिए। सो ऑल द आइटम्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर टू बी एडिड ऑन लाइन बाय लाइन बेसिस, एंड उनमें से आपस की ट्रांजेक्शन्स क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। भाई इतनी सी बात होगी आपके पास में, ठीक है ना। तो वो आपके चीज आ गई। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका क्वेश्चन क्या था जिसमें 3 पॉइंट्स है कि यूनिफॉर्म पॉलिसीज के हिसाब से दिखाना होता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यूजिंग यूनिफॉर्म पॉलिसीज बनता है, ठीक है ना, लाइक ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स के लिए सिमिलर सर्कमस्टांसेस में। और अगर वो आपके पास में हम नहीं कर सकते यूनिफॉर्म फॉलो, तो बेटा उसका फैक्ट का डिस्क्लोजर दे देना। भाई आपको यूनिफॉर्मिटी करनी, हमने क्वेश्चन किया था जिसमें क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट था, वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का एक पॉइंट था, और वो डेटर में से प्रोविजन माइनस हुई भी थी, ये पॉइंट किए थे ना हमने, याद है, हाँ सर। तो उसमें से बस वो इतनी सी बात बोल रहा है, आपको यूनिफॉर्मिटी फॉलो करनी है, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से तो आपको उसका डिस्क्लोजर देना, ठीक है ना। और एक है अलाइनमेंट ऑफ रिपोर्टिंग डेट। बेटा यहां पर बस एक छोटी सी बात आ रही है
वो कह रहे हैं सब्सिडरी का फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है, होल्डिंग का अलग है। ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं। पहले के जमानों की बातें अलग थी यार, अलग अलग फॉलो कर रहा है हर कोई व्यक्ति। अब तो स्टैंडर्डाइज कर दिया हर जगह, यूनिफॉर्मिटी। आप अप्रैल टू मार्च ही फॉलो करते हो, जैसे आप अप्रैल टू मार्च ही तो फॉलो करते हो हर जगह ईयर, ठीक है ना। तो वो बस इतनी सी बात कह रहे हैं, अगर दोनों का अपना अपना अलग अलग ईयर है, दोनों का अपना अलग अलग ईयर है, तो हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज करने कंसोलिडेशन में, उसे ड्रॉ करने अप टू द सेम रिपोर्टिंग डेट। तो जो होल्डिंग का ईयर है सब्सिडरी का, उसी के हिसाब से आप लेके आएंगे, ठीक है ना। वो इतनी सी बात कह रहा है। इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू ड्रॉ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरीज टू सच डेट, अगर आप सब्सिडरी का नहीं लेके आ सकते हो, तो एंड अकॉर्डिंगली दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट डेट्स तक है, तो एटलीस्ट एडजस्टमेंट्स कर देना जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स वगैरह होगी। मतलब अगर कोई मान लो 2 महीने 3 महीने का गैप है, तो उस 2-3 महीने में आपको आइडली तो सेम डेट पे लेके आनी है, पर आप नहीं लेके आ पा रहे, बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि उसने अपना साल कंप्लीट कर लिया था जनवरी में, हमारा मार्च में हो रहा है। अब हम 2 महीने का दोबारा थोड़ी ना बनाएंगे सब कुछ करके, तो आप नहीं लेके आ पा रहे हो। तो कहते हैं एटलीस्ट जो मेन ट्रांजेक्शन होगी उसका इफेक्ट ले लेना, सारी का मतलब मेन का तो लिया हो, ठीक है। हाउएवर, जो मेरे को आपको पॉइंट बताना था फॉर योर एमसीक्यू, वो ये है कि जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। भाई दोनों की डेट्स में फर्क 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता एक की 31 मार्च और एक की पिछले साल का 31 अगस्त है। गैप जो है 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता, वो उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो आपस की रिपोर्टिंग डेट्स का फर्क है, इट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ। हाँ, विद इन 6 मंथ तक परमिटेड है, और आपके पास में वो अलाउड है। पर ये आज की डेट में प्रैक्टिकेबल नहीं होता। हाँ, फॉरेन सब्सिडरी में ही पॉसिबल है बेटा, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी आती नहीं है, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं आती, ठीक है ना। तो गैप शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स, ये आपसे पूछा जा सकता है इन योर एमसीक्यू, ये आपसे पूछा जा सकता है इन योर एमसीक्यू। मैं एक छोटा सा लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लूं बस, फिर मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा। अगेन नॉलेज की बात है, जरा आप ये थोड़ा थोड़ा करके ना हमारे पास लंबा खींच रहे हो। बेटा देखो, आप लोगों की नॉलेज बढ़ रही है, इसमें क्या है। अब आया बेटा, होल्डिंग की ही चलेगी, होल्डिंग की ही चलेगी, सब्सिडरी के डाटा को होल्डिंग के हिसाब से लाया जाएगा, सिंपल सी बात है। सब्सिडरी के डाटा को होल्डिंग के हिसाब से लाया जाएगा। चलो, अभी मेरी बात जरा ध्यान सुनो। होल्डिंग सब्सिडरी का नाता कैसे बनता है, होल्डिंग सब्सिडी का नाता कैसे बनता है, एक पॉइंट वो सिखाने जा रहा हूं जो आपको दिमाग में आना चाहिए था, पर आपने किसी ने पूरे चैप्टर में पूछा नहीं, 9 लेक्चर बीत गए, 9 लेक्चर बीत गए और आपने पूछा नहीं वो पॉइंट, और आप बच्चे अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, ठीक है ना। तो बेटा होल्डिंग और सब्सिडी का नाता कैसे बनता है। सर अगर 50% से ज्यादा की वोटिंग पावर है या पावर टू कंपोज बीओडी है, हाँ सर, तो हमारे पास 60% शेयर है, 70% शेयर है, 80% शेयर है, तो उससे वो मेरी बन जाएगी। 100% भी हो सकते हैं, तो उसे होली ओन सब्सिडरी कहते हैं, यही बोला था हमने। हाँ सर, आपने यही सिखाया था। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हमने पूरे चैप्टर में जितने भी आईसीआई ने आज तक क्वेश्चन दिए, जितने भी आज तक पेपर में क्वेश्चन बने, जब भी आपके पास हुआ, वो प्रैक्टिकली हमेशा इसी वाले का आया कि 60% शेयर है, 60% शेयर है, तो 60% शेयर पे आपके पास में मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन 60% होगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं 60% के साथ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल लूंगा। 60% के मेरे में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिख रही है, उसके 60% नेट एसेट के साथ कंपेयर करके गुडविल कैपिटल से निकाल लूंगा, 40% माइनॉरिटी हो गया। सवाल ये उठ के आया, अगर ये वाला केस से वो मेरी सब्सिडरी बन रही है, सवाल ये उठ के आया, अगर पावर टू कंपोज बीओडी, अगर होल्डिंग के पास पावर है उसके डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की, रिमूव करने की, वो उसकी होल्डिंग है, हाँ वो होल्डिंग है। अब वहां पर मैं, अब इस केस के अंदर में होल्डिंग की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो आ ही नहीं रहा होगा, ये तो होगा ही नहीं ना। ये तो होगा ही नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी तो आ ही नहीं होगा, मैंने कोई शेयर तो खरीदे नहीं उसके कि 60 70 80% शेयर है, तो मैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो उस केस के अंदर में हम क्या करते हैं, कंसोलिडेशन तो करते हैं,
बट आपके पास में वहां पे एक सिंपल सी बात आती है कि 100% माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखा देते हो नेट एसेट्स को, मतलब उसके नेट एसेट सारे ऐड करोगे और वो 100% दिखा दोगे। अभी जैसे 60-40 करते थे, अब वो 60% नहीं है ना, अब वो 60% नहीं है ना, तो आप वो सारी वैल्यूज माइनॉरिटी इंटरेस्ट को ही दिखा देते हो, क्योंकि नेट एसेट्स दिखाओगे तो ही ऐड तो करोगे, एक एक डेटर में डेटर ऐड, पीपी में पीपी ऐड, स्टॉक में स्टॉक ऐड, क्रेडिटर में क्रेडिटर ऐड। अब वो सारे नेट एसेट जो आप ऐड कर रहे हो वो अल्टीमेटली किस वैल्यू के अगेंस्ट में दिखा दोगे, कॉरस्पॉन्डिंगली माइनॉरिटी इंटरेस्ट को। तो इस केस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट 100% दिख जाएगा। यहां कोई कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल कैपिटल अब तो आएगा ही नहीं ना, मतलब आपके लिए बस क्या है, वो 0% है, बस वो 0% और 100% हो गया। जो अभी तक रेशियो 60-40 70-30 करते थे वो 0-100 हो गई फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और कभी आया नहीं है ना पूछेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं ना, कभी आया ना कभी पूछेगा, ठीक है ना। तो आप कंसोलिडेशन करेंगे बट परसेंटेज क्या हो जाएगी, कंसोलिडेशन करने के लिए परसेंटेज क्या हो जाएगी, 0 and 100, 0 and 100। भव्य बेटा वो अलग बात है, हम एसोसिएट को भी लेते हैं, पर वो AS 23 में सिखाऊंगा ना, अभी क्यों सिखाऊंगा। अगर होल्डिंग को अपनी कंसोलिडेशन करनी पड़ती तो वो अपनी एसोसिएट्स को भी लेता है, पर उसके लिए नियम अलग है, वो AS 23 बताता है, ठीक है ना। मैं अभी AS 21 सिखा रहा हूँ। चलो, तो बेटा यहाँ पर मैं, हमने बस क्या है, हमने पूरे का पूरा स्टैंडर्ड अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एंड एक मुझे बात जो आप लोगों से करनी थी बिफोर आई एंड विद द क्लास, बिफोर आई एंड विद दिस क्लास, बेटा आप लोगों के साथ में आप देखेंगे तो आज की डेट में मैंने क्वेश्चंस तो क्या ही हुए हैं, पर ऐसी बातें डिस्कस करी है जो आप लोगों के लिए आपके पास में बात करूं तो वो इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के समझने के लिए, ठीक है ना। अब मेरी बात जरा सुनते रहना, ध्यान सुनते जाओ। मोस्ट प्रोबेबली मैं मोस्ट प्रॉब्ली बोल रहा हूँ कल आपकी शायद क्लास ना हो, कल आपकी क्लास ना हो, क्योंकि मुझे आज शाम को कहीं जाना है। अगर मुझे जाना हुआ तो मैं कल मोस्ट प्रॉब्ली दोपहर या शाम तक वापस आऊँगा, दोपहर तक मोस्ट प्रॉब्ली। तो इससे तो कल हो सकता है कि आपकी मेरे साथ क्लास ना हो। तो अगर कल आपकी क्लास ना हो, अगर मैं नहीं गया तो आपकी क्लास हो जाएगी, अगर मेरे को जाना पड़ा तो आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपकी क्लास नहीं होगी। अगली क्लास जो हमारी होगी वो हमारा एक छोटा सा चैप्टर है, वो एक ही लेक्चर लेता है, विच इज एक चैप्टर आएगा फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। एक चैप्टर आएगा फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन, जो है वो एक ही लेक्चर में हो जाता है, वो छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना। तो वो आपका मेरा अगली क्लास में होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर वो कल क्लास हुई तो कल हो जाएगा, परसों हुई तो परसों हो जाएगा, ठीक है ना। उससे क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स का आपका बन सकता है और थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। अगले कुछ दिनों में आपके कुछ थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल मिक्स चलेंगे। फिर हमारे मतलब वो AS की बात अभी आनी शुरू हो जाएगी। AS का इनिशियली आपको कुछ थ्योरेटिकल बातें होगी, वो हमारे लिए जाननी बहुत ज़रूरी होगी। फिर हमारे प्रैक्टिकल AS, थ्योरेटिकल AS, हर प्रकार की चीज़ आएगी, ठीक है ना। हमने तो सारा ही सिलेबस करना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सो मेरे को जो आपसे बातें करनी थी वो मेरे से तरफ से होगी है। कल अगर क्लास नहीं होगी आप लोगों को पता चल जाएगा। प्लीज़ मेक इट श्योर कि अपने टाइम को आप यूटिलाइज कर ले। एंड आप लोगों ने क्या करना है, कंप्लीट पेंडेंसी इफ एनी, एंड MCQs। MCQs के लिए बेटा मैंने आप लोगों के लिए, MCQs के लिए मैंने आप लोगों के लिए जो है आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, वो आपकी सॉल्यूशन वीडियोस भी डाली हुई है। मतलब अगर आपको किसी MCQ करते हो डाउट आ जाता है तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बेटा जो है डलवाया रखी है वीडियोस। वीडियोस ऑलरेडी डलवा दी है, वो 15-15 मिनट की वीडियोस है जिसमें मैंने सारे MCQs डिस्कस करे। तो मेक श्योर आप MCQ साथ के साथ ही करते चलो, ठीक है ना। ट्रैकर मैं अपनी तरफ से पूरे का पूरा अपडेटेड रखता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। हाँ, कल वाले लेक्चर के लिए मैं टीम को बोल देता हूँ कि कल वाले लेक्चर क्यों नहीं अपलोड हुआ, ठीक है। डाउट सेशन की बेटा जरूरत नहीं है, सारे तो डाउट्स ले लिए। रजा बेटा अब क्या बचा है, मेरे को नहीं लगता यार, तो मेरे को लगता है मैंने तो सारे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। चलो आइए, आगे होगा मैं डाउट सेशन रखूंगा तो उसमें पूछ लेना, अगर एक आधा हो गया यार, 2-3 डाउट्स के लिए मैं अपना पूरा सेशन नहीं खराब कर सकता, आप समझ रहे हो। पूरा सेशन नहीं हम खराब कर सकते, अगर होंगे तो वो लिख के रख लो, आगे डाउट सेशंस होंगे, ठीक है। बट मेजरली आई मेक श्योर कि आपके डाउट साथ साथ क्लियर होते जाए, ठीक है। चलो, टेक केयर एवरीवन।
मैसेज डलवा दूंगा बेटा, मैं अनाउंसमेंट पे कह के डलवा दूंगा, ठीक है। चलो जी, बाय बाय एवरीवन, हैव वंडरफुल टाइम, अपना ध्यान रखें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहे, टेक केयर जी, बाय बाय, लव यू, बाय बाय, बाय बाय।